हाय गाइस, तो करें फिर स्टार्ट। तो जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये जुड़ा हुआ है बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे से। वो क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट में क्या है कि इन्वेस्टर के साथ कई जगह धक्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा धक्का हो जाता है, और जिनके कारण उनके हार्ड एंड मनी डूब जाती है। तो जो सेबी की स्थापना हुई थी वो हुई किस लिए थी? सेबी की जो स्थापना हुई थी बेटा, वो हुई थी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। तो पहले एक चीज समझिए आप कि जो सेबी आया वो आया क्यों। ठीक है, सेबी जो आया वो आया क्यों? सेबी जो आया था बेटा, उसका मेन मकसद क्या था? पहला, टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट, ठीक है, या कह सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, और फॉर द ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और लास्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक सिक्योरिटीज मार्केट की ऑर्डरली ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी आया, और दूसरा था भी इसको रेगुलेट कैसे किया जाए सिक्योरिटीज मार्केट को, उसके लिए सेबी की स्थापना की गई, और थर्ड था इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन, जो सेबी की हमेशा अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। क्योंकि इन्वेस्टर ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा शेयर बाजार में तो पैसा आएगा कहां से? तो शेयर बाजार का कोई औचित्य या कोई सुटेबिलिटी रह ही नहीं जाएगी, अप्रोप्रिएटनेस रह ही नहीं जाएगी अगर क्या है कि इन्वेस्टर ही सुरक्षित नहीं होगा। तो सेबी ने क्या किया, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, तीन जो मुख्य स्टेप्स हैं उनकी बातें इस चैप्टर में की गई हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या बात की गई है। एक बात की गई है स्कोर की, वेबसाइट के बारे में, स्कोर, और दूसरा जो है वो है सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशंस 2003 के बारे में, और तीसरा है बेटा सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस जो है 2003। अब देखिए तीन बातें हैं। स्कोर क्या चीज है? स्कोर तो जस्ट एक वेबसाइट है, www.scores.gov.in। स्कोर तो क्या है कि सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। सेबी का एक इन्वेस्टर का जो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है वो स्कोर है। स्कोर क्या है कि एक वेबसाइट है जस्ट, और 24/7 आप ये ओपन है, यानी कि जिस टाइम मर्जी आप वेबसाइट पे जाइए अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और क्या है कि आपको यूनिक नंबर मिल जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर होगा, जिससे आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं। स्कोर तो एक वेबसाइट है जहां पे अपनी क्या है कि निवेशक जो है अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ। और दूसरा है सेबी ओम्बड्समैन। बेटा ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है? लोकपाल। अब किसी निवेशक की अगर किसी लिस्टेड कंपनी के खिलाफ, क्या है, किसी इन्वेस्टर की किसी लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ, किसी निवेशक की क्या है बेटा, लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ कोई अगर शिकायत है तो शिकायत लेके कहां जाए वो? तो शिकायत लेके कहां जाए? तो वो बात क्या है कि इसमें कहा गया है कि हाँ सेबी ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या है? लोकपाल। इस रेगुलेशंस के तहत क्या है, एक ओम्बड्समैन की स्थापना की गई है। ओम्बड्समैन की स्थापना की गई है, ठीक है, ओम्बड्समैन की स्थापना की गई है, जिसका जो ऑफिस है, मेन जो ऑफिस है वो बॉम्बे में है, मुंबई में है। उसके अलावा क्या है कि जगह जगह जहां जहां जरूरत है वहां उसके ऑफिस बिठाए जा सकते हैं। और दूसरा इसके साथ क्या डिस्कस किया गया? स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन, स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। ठीक है, दो बातें की गई हैं इसमें, ओम्बड्समैन के बारे में और स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन के बारे में। ओम्बड्समैन तो जो मेन है, लोकपाल है, जो निवेशकों की शिकायतें सुनेगा अगेंस्ट द लिस्टेड एंटिटी या फिर क्या है कि इंटरमीडियरी। और स्टाइपेंडरी क्या है कि टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि सेबी जो है स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन भी बिठा सकता है जो निवेशकों की शिकायतें सुनेगा। जहां जहां जरूरत है उसको स्टाइपेंड दिया जा सकता है, ऑनरेरियम दिया जा सकता है, तो जहां जहां रिक्वायरमेंट है। तो एक तो मेन ओम्बड्समैन हो जाएगा,
उसके अलावा जगह जगह क्या है कि एज पर द रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं या निवेशकों को ज़्यादा परेशानी ना हो, तो एज पर द रिक्वायरमेंट देश भर में क्या है कि स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन बिठाए जा सकते हैं, जो निवेशकों की शिकायतें सुनेंगे लिस्टेड एंटिटीज के खिलाफ प्लस जो इंटरमीडिएरीज है उनके खिलाफ। इंटरमीडिएरीज कौन सा बेटा? जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में बिचौलिया है, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में बिचौलिया है, किसके बीच में? इन्वेस्टर के बीच में प्लस कंपनी के बीच में। जो लिस्टेड एंटिटी प्लस इन्वेस्टर के बीच में जो भी बीच में आएगा वो कौन है? डिपोजिटरी हो गया, डीपी हो गया, अंडरराइटर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, ठीक है, आपका स्टॉक ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर हो गया, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हो गया, ठीक है, बुक रनर हो गया। जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे क्या है? इंटरमीडिएरीज है। तो इंटरमीडिएरीज के खिलाफ कोई शिकायत है या लिस्टेड एंटिटी के खिलाफ शिकायत है तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और सेबी ने जरूरत अनुसार टेरिटोरियल जुडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि ओम्बड्समैन भी बिठाए हैं, स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन बिठाए हैं। और थर्ड बेटा क्या है कि सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस 2003। तो क्या होता है, कई जगह क्या होता है, ये पहली बात तो इनफॉर्मल गाइडेंस सीख कौन कर सकता है? केवल एक लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी। एक लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी जिसको क्या है कि कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, क्या है? कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ रेगुलेशंस है उनको समझ नहीं आ रहा कि उन पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, तो वो उनमें दिक्कत आ रही है। तो लिस्टेड एंटिटी जो है या कोई इंटरमीडिएरी है वो क्या है कि सेबी से एक इनफॉर्मल गाइडेंस मांग सकता है। कहने को ये इनफॉर्मल गाइडेंस है बेटा, बट एक्चुअल में काइंड ऑफ ये फॉर्मल गाइडेंस ही है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो गाइडेंस दी जाती है, इनफॉर्मल जो गाइडेंस दी जाती है, इसमें जो लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी सेबी से जो गाइडेंस मांगता है वो दो रूप में हो सकती है। क्या है? दो रूप क्या हो सकते हैं? एक नो एक्शन लेटर, नो एक्शन लेटर, ठीक है, और दूसरा क्या है? इंटरप्रेटिव गाइडेंस, ऐसे कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन गाइडेंस। देखिए दो चीजें हैं, एक नो एक्शन लेटर है या कह सकते हैं कि इंटरप्रेटिव लेटर्स है। अब कोई लिस्टेड एंटिटी है या इंटरमीडिएरी है, वो सेबी से गाइडेंस मांग रहा है किसी मुद्दे के ऊपर। अब सेबी जो गाइडेंस देती है, ठीक है, वो दो तरह से हो सकती है। एक नो एक्शन लेटर है कि हाँ हम आपको इस प्रकार से गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, हम इस प्रकार से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे हैं, और कल को कोई दिक्कत आई तो हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। ये क्या है? नो एक्शन लेटर हो गया। दूसरा इंटरप्रेटिव, कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके बारे में क्या है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो क्या है कि लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी सेबी से गाइडेंस सीख कर सकता है। तो जो गाइडेंस उसको दी जाएगी दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव गाइडेंस। तो कुल मिला के इस चैप्टर में जो कवरेज है वो क्या है बेटा? एक स्कोर की वेबसाइट के बारे में है। ये क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम एक वेबसाइट है, ठीक है, www.scos.gov.in एक वेबसाइट है जहां पे क्या है कि निवेशक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और शिकायत का निपटारा क्या है इस वेबसाइट के पोर्टल के जरिए जो बैकएंड ऑफिस में बैठे हैं लोग सेबी के, वो क्या है कि इसका शिकायत का निपटारा करते हैं। सेकंड इसमें चर्चा की गई है ओम्बड्समैन की, यानी कि लोकपाल सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 डिस्कस किए गए हैं, जिसमें क्या है कि एक ओम्बड्समैन बैठेगा जो कंपनी का जो मेन ऑफिस है सेबी का मुंबई में, वहां उसके अलावा क्या है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देश भर में क्या है कि स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन बिठाए जा सकते हैं। और थर्ड डिस्कस किया गया इसमें सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस रेगुलेशंस, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस 2003। उस गाइडेंस स्कीम में क्या है कि जो लिस्टेड कंपनीज है या इंटरमीडिएरीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं या इंटरमीडिएरीज हैं, वो सेबी से इनफॉर्मल गाइडेंस मांग सकते हैं। और जो गाइडेंस होगी वो दो रूप में हो सकती है, एक नो एक्शन लेटर और दूसरा क्या है? इंटरप्रेटिव लेटर। तो दोनों में मैंने आपको समझाया, और आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारा और क्लियर आपको हो जाएगा। तो कुल मिला के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तीन चीजें मैंने अपने दिमाग में रखनी है कि इस चैप्टर में इतना ही हमने डिस्कस करना है। आइए चलते हैं बेटा। तो चैप्टर का नाम तो सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2013 है। तो आईसीएसआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम क्या है? सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 है, ठीक है, बट इसमें डिस्कशन जो की गई है वो तीन चीजों के ऊपर की गई है, स्कोर, ओम्बड्समैन प्लस इनफॉर्मल गाइडेंस। आइए चलते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन है, ये कहते हैं कि कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट है इज इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पे दौड़ ही नहीं सकती जब तक क्या है कि उसकी सिक्योरिटीज मार्केट सुदृढ़ यानी स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट स्ट्रांग नहीं है तो इन्वेस्टर की जो सुरक्षा है वो
यानी कि प्रॉपर नहीं हो रही, अगर इन्वेस्टर जो है वो सुरक्षित नहीं है तो पैसा थोड़ी ना लगाएगा सिक्योरिटीज मार्केट में। जैसे इंडिया में क्या है कि कई सारे फ्रॉड हुए, जैसे सत्यम का फ्रॉड हुआ, ठीक है, कि जो हर्षद मेहता का केस हुआ, ये जो फ्रॉड हुए इससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो क्या है टूट जाता है। जैसे यस बैंक में भी एथिकल क्राइसिस आए, एनपीए प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किए, ठीक है, आईएलएफएस के क्राइसिस हुए, वहां भी कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ। तो इन चंदा कोचर का केस हुआ आईसीआईसी वाला, ठीक है, जो वीडियोकॉन को लोन दिए गए, तो इन सभी चीजों को देख के क्या है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, टूट जाता है और वो सिक्योरिटीज मार्केट से दूर आना शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने और भी देखा होगा यूनिटेक में केसेस जो हुआ, यूनिटेक क्या था, एक जो सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी थी उसमें फ्रॉड हुआ। उसके अलावा क्या है कि अमरपाली ग्रुप का भी आपने देख लिया क्या हाल हुआ, ठीक है, इन्वेस्टर का पैसा लेके लोगों से जो पैसा लेके कहीं और उसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस प्रकार से क्या है कि निवेशकों का जो पैसा है वो क्या है कि कहीं और जगह लगा लिया गया। तो सेबी की कोशिश करता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज हैं जो पैसा रेज करती हैं लोगों से, उसका इस्तेमाल एज पर द जो जिस काम के लिए जो लिया गया पैसा एज पर द ऑब्जेक्टिव्स उसको इंप्लीमेंट किया जाए, यूज किया जाए, डिप्लॉयमेंट उसकी की जाए और उसका पैसा जो है किसी और जगह गलत इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि इसमें दो सेबी कोशिश करता है कि हाँ भी ये चीजें गलत काम जो है वो ना हो, बट देखिए सेबी लाख कोशिश कर ले तो कुछ ना कुछ तो गंदे कीड़े जिसको बोलते हैं वो होंगे ही होंगे, ठीक है, वो समाज में फ्रॉड कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। बट प्रॉपर रेगुलेशन ना होने के कारण क्या होता है कि जो शिकायतें हैं वो ठीक हो ही नहीं पाती। तो मैंने कहा था कि सीआईएस में भी मैंने ये पढ़ाया था, सीआईएस में भी क्या था, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सेबी को, तब जाके क्या है कि जो पोंजी स्कीम थी उसको भी दायरे में जो लाया गया सेबी द्वारा, 100 करोड़ उससे ज्यादा वाली जितनी भी स्कीम थी जो डिपॉजिट से, सबको किसमें लाया गया, सीआईएस में लाया गया। तो सेबी ये अब कोशिश करता रहता है हमेशा समय से कि हाँ भी इन्वेस्टर की जो सुरक्षा है वो प्रॉपर्ली की जाए। तो कोई भी मैं बता रहा था कि इकोनॉमी तब तक विकास कर ही नहीं सकती, ग्रो कर ही नहीं सकती जब तक क्या है कि वहां का जो इन्वेस्टर है वो सुरक्षित नहीं होगा और सिक्योरिटीज मार्केट वहां की स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था ग्रो कर नहीं सकती। तो कहते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट इज इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहां का जो सिक्योरिटीज मार्केट है, शेयर बाजार है, वो स्ट्रांग नहीं होगा। बट नो सिक्योरिटीज मार्केट कैन प्रॉस्पर अनलेस इन्वेस्टर राइट्स एंड इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्ली। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सिक्योरिटीज मार्केट चाहिए, पर सिक्योरिटीज मार्केट की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। इन इंडिया सेबी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इन इंडिया ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल के ऑफिस की स्थापना की गई है भी, ताकि क्या है कि इन्वेस्टर की वो शिकायत सुन सके और शीघ्र ही क्या है कि उसका निपटारा कर सके। टू लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट अगेंस्ट द कंपनी और इंटरमीडियरी। बिसाइड्स दैट एक वेबसाइट बनाई गई है www.scos.gov.in जो सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, जो 24/7 साइट चलती है। शिकायत की जा सकती है निवेशक द्वारा कंपनी के खिलाफ, लिस्टेड एंटिटीज के खिलाफ, या फिर क्या है कि इंटरमीडियरी के खिलाफ। सेबी कोशिश करता है कि इसका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। हैज ऑल्सो बीन मेड फंक्शनल थ्रू विच इन्वेस्टर कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन। बट इन सभी चीजों की क्या है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज है, देयर विल बी ओकेशंस when an investor has a complaint against a listed company या फिर intermediary registered with SEBI. In the event of such complaint, investor should first approach the concerned company. ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर मुंह उठा के सीधा क्या है कि आ जाएगा सेबी के पास, इस ओम्बड्समैन के पास आ जाएगा, स्कोर की वेबसाइट पे शिकायत कर देगा। पहले निवेशक की जिम्मेवारी प्राइमरी ये बनती है कि वो जाए, जिसके खिलाफ शिकायत है उससे बात करे। अगर वो शिकायत की जो है रेजोल्यूशन नहीं करता, प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता, तभी क्या है कि आगे शिकायत की जा सकती है स्कोर के पोर्टल पे या फिर क्या है ओम्बड्समैन के पास। तो कहते हैं देयर विल बी ओकेशन व्हेन इन्वेस्टर हैज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी। इन द इवेंट ऑफ सच कंप्लेंट इन्वेस्टर शुड फर्स्ट अप्रोच द कंसर्न कंपनी या इंटरमीडियरी अगेंस्ट whom there is a complaint. Sometimes the response received may not be satisfactory. तब जाके इन्वेस्टर शुड नो एज टू विच अथॉरिटी दे शुड अप्रोच टू गेट देयर कंप्लेंट रिड्रेस। तब निवेशक देखेगा भैया कंपनी ने तो सुनी नहीं, इंटरमीडियरी ने तो सुनी नहीं, अब हम कहाँ जाएं। तो ये इसमें पॉइंट है इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है। तो पहला जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम डिस्कस किस पे करेंगे, स्कोर पे। तो स्कोर क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है
एक जस्ट एक वेबसाइट है जहां पे आप क्या है कि अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं किसी लिस्टेड एंटिटी के खिलाफ, या फिर क्या है जो इंटरमीडिएरी है जो रजिस्टर्ड विद द सेबी है उसके खिलाफ। तो आइए चलते हैं स्टडी करते हैं इसको। स्कोर क्या चीज है? एक वेब बेस्ड यानी कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। क्या है? वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड मतलब जो भी जितनी भी शिकायतें इसमें आएंगी वो सारी एक जगह इकट्ठी होती जाएंगी। और सेबी scores.gov.in scores enables investor to lodge and follow up their complaints। शिकायत ऑनलाइन दर्ज भी करा दी, ठीक है, और ट्रांजेक्शन आईडी मिल गया, उसको आप कंप्लीट को क्या है कि रूटीन में चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट का जो स्टेटस क्या है, रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई, किस लेवल तक पहुंच चुकी है शिकायत आपकी, उसका निपटारा। एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिड्रेसल और सच कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम द अबव वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर। जहां मर्जी बैठ के आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जहां मर्जी बैठ के स्टेटस चेक कर सकते हैं कि शिकायत का स्टेटस क्या है। दिस एनेबल्स द मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव द कंप्लेंट्स online from investors, redress such complaints and report redressal online. All the activities starting from lodging of a complaint till its closure by SEBI would be online। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी और ऑनलाइन ही स्टेटस आ जाएगा कि हाँ भी शिकायत का स्टेटस क्या है, और ऑनलाइन ही आ जाएगा भी हाँ भी शिकायत निपटी है कि नहीं निपटी। इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यानी ऑनलाइन एनवायरनमेंट, एंड द complainant can view the state of his complaint online। Investor who is not familiar with scores or doesn't have access to scores can lodge complaint in the physical form at any of office of SEBI। ठीक है, जो ऑनलाइन नहीं जानता, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझ सकता है कुछ है, ठीक है, ऐसा टाइम रहा ही नहीं कि कोई ऑनलाइन ना जानता हो, पर हाँ कोई निवेशक है ऐसा है जिसको जो टेक सेवी नहीं है, ठीक है, तो चाहे तो फिजिकल भी क्या है कि कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकता है सेबी की किसी ऑफिस पे। एट एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ सेबी सच कंप्लेंट्स वुड बी स्कैन्ड एंड ऑल्सो अपलोडेड इन द स्कोर फॉर प्रोसेसिंग। आप फिजिकल भी करवाएंगे तब भी वो कंप्लीट स्कैन करके सिस्टम में डाल दी जाएंगी, स्कोर की वेबसाइट पे डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो सेबी का जो स्कोर सिस्टम है ये क्या है कि वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड सर्वर सिस्टम है, जहाँ पे क्या है कि जितनी भी शिकायतें सिस्टम में आती हैं वो सारी एक जगह स्टोर हो जाती हैं। अब ऑनलाइन ही शिकायत होती है और फिजिकल भी की है तब भी उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है सेबी के ऑफिस द्वारा। और क्या है कि जो भी शिकायत का स्टेटस है वो भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। जब शिकायत का निपटारा भी होगा वो भी क्या है कि आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि सेलेंट फीचर्स ऑफ स्कोर, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे हम बातें करते हैं वैसे ही हैं। सेलेंट फीचर्स क्या है स्कोर के? पहला, स्कोर इज ए वेब एनेबल्ड एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस 24/7। तो ऑब्वियसली स्कोर एक वेबसाइट है, तो वो क्या है कि वेब एनेबल्ड ही है, वेबसाइट चलेगी कैसे? ऑनलाइन चलेगी और 24/7 चलती है ये। कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स कैन बी लॉज्ड ऑनलाइन एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। शिकायतें हैं या कुछ रिमाइंडर है कि कंपनी पेमेंट नहीं कर रही या कुछ है, तो क्या है कि उसको ऑनलाइन दर्ज करवाए जा सकते हैं कहीं से भी। एंड ईमेल इज जनरेटेड इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट। क्या है कि जैसे आप एंटर करते हैं सिस्टम में तो इमीडिएटली क्या है इंस्टेंट ईमेल जनरेट हो जाती है। एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ कंप्लेंट, आपको ईमेल आईडी भरेंगे उसमें सिस्टम में शिकायत पोर्टल पे, तो जैसे ही क्या है कि आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपको इमीडिएटली एक रिसीट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, आपकी शिकायत ये दर्ज हो चुकी है, इसका नंबर है। और क्या है कि अलॉटिंग ए यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये याद रखना बेटा कि जैसे आप शिकायत करते हो यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है टू द कंप्लेनेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जिससे क्या है कि आप अपनी स्टेटस का जो अपनी ट्रांजेक्शन उसका स्टेटस जान सकें। एंड ट्रैकिंग द कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन टू द एंटिटी कंसर्न फॉर इट्स रिड्रेसल। ठीक है, द एंटिटी कंसर्न अपलोड्स एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर जनरेट हो जाएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द कंप्लेंट। सेबी परयूजेस स्टडी करती है उसको एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट एंड क्लोजेस द कंप्लेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कंप्लेंट हैज बीन रिड्रेस्ड एडिक्वेटली। तो सेबी का स्टाफ है वो चेक करता है कि जो कंपनी द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट या इंटरमीडिएट द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट जो अपलोड की गई है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो सेबी क्या है कि कंप्लेंट को क्लोज कर देता है। द कंसर्न्ड इन्वेस्टर कैन व्यू द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट ऑनलाइन बाय लॉगिंग इन द यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। द एंटिटी कंसर्न्ड एंड द कंसर्न्ड इन्वेस्टर कैन सीक एंड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑन इस कंप्लेंट ऑनलाइन टू ईच अदर। जो भी एंटिटी कंसर्न्ड है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या जो निवेशक जिससे शिकायत की है, कैन सीक एंड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑन इस कंप्लेंट ऑनलाइन टू ईच अदर। तो एक दूसरे से वो क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम में।
Every complaint has an audit trail, and all the complaints are saved in a centralized database which generates relevant MIS मतलब Management Information System reports to enable SEBI to take appropriate policy decisions and or remedial action if any। तो देखिए कुल मिला के क्या हुआ, एक जो निवेशक है उसकी जो शिकायत है कंपनी के खिलाफ वो क्या है कि स्कोर की वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है, स्कोर जो पोर्टल है उस पे जाएगा, अपनी जो शिकायत है वो ऑनलाइन दर्ज करा देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर UCRN एक जनरेट हो जाएगा और इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा कल को अपनी जो शिकायत है उसका स्टेटस जानने के लिए। तो स्कोर की वेबसाइट पे जो शिकायत की गई है तो UCRN जनरेट होगा, जिस UCRN से क्या है कि शिकायत का स्टेटस जाना जा सकता है, ठीक है। और कंपनी क्या करेगी, जो जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, ठीक है, जो एंटिटी है जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, तो एंटिटी क्या करेगी, एक ATR अपलोड करेगी साइट पे, क्या है ATR मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या है अपलोड कर देगी वेबसाइट पे, ठीक है। और जो सेबी है, जो क्या है सेबी है, इस एक्शन टेकन रिपोर्ट को स्टडी करेगा, ठीक है, और देखेगा कि अगर सेटिस्फाई हो रहा है सेबी इससे तो क्या है कि जो एक कंप्लेंट है इसे क्या कर देगा वो क्लोज, ठीक है। और ये ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि जो एंटिटी है जिसके खिलाफ शिकायत हुई है और शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है वो क्या कि एक दूसरे से कुछ क्लैरिफिकेशन किसी मुद्दे पे मांगना चाहें तो मांग सकते हैं, तो शिकायत से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फिर कहते हैं कि हाउ टू लॉज ए कंप्लेंट इन स्कोर। टू रजिस्टर ए कंप्लेंट ऑनलाइन ऑन स्कोर पोर्टल क्लिक ऑन, अब पहले स्कोर की वेबसाइट पे जाएंगे www.scores.gov.in, फिर वहां पे ऑप्शन आएगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का अंडर इन्वेस्टर कॉर्नर। इन्वेस्टर कॉर्नर में जाके कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का। द कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेन्स पर्सनल डिटेल्स एंड कंप्लेंट डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेट ईमेल एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स आर सर्टन मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म। देखिए ईमेल के बिना तो क्या है कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ से आएगा, ठीक है, जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कंप्लेंट यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किस में आना है, आपको ईमेल में आना है, जिससे क्या है कि आप स्टेटस जान सकते हैं। तो आपका नाम, आपका पता, ठीक है, आपका राज्य जहाँ रहते हैं आप, ईमेल एड्रेस हो गया इन्वेस्टर का, वो देना जरूरी है। आफ्टर फाइलिंग द पर्सनल डिटेल्स सेलेक्ट द कंप्लेंट कैटेगरी, एंटिटी नेम, नेचर ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू एंड कंप्लेंट डिटेल्स इन ब्रीफ। तो किस कंपनी के खिलाफ आपकी क्या शिकायत है वो आप कंप्लेंट ऑप्शन में भर देंगे, ठीक है। एक पर्सनल डिटेल आ गई, दूसरी डिटेल किस चीज की है, शिकायत की। एक PDF डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी अटैच अलॉन्ग विद द कंप्लेंट्स एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB ऑफ साइज, ठीक है। मेन याद बस ये रखो कि PDF डॉक्यूमेंट भी क्या है कि शिकायत में साथ में अपलोड किया जा सकता है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, सिस्टम जनरेट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन मे बी नोटेड फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो क्या है कि जो मैंने बताया आपको, एक क्या है कि यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या है कि आप कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हो। ईमेल जो है आपको आएगी, एक्नॉलेजिंग द कंप्लेंट विद द कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल आल्सो बी सेंट टू द कंप्लेनेंट्स ईमेल ID एंटर्ड इन द कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, समझ आ गया होगा आपको कि आप क्या है कि अपनी शिकायत जो है वो स्कोर की जो वेबसाइट है scores.gov.in उस पर आप दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। स्कोर साइट पे जाना है, जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करना है, इन्वेस्टर कॉर्नर में जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करना है। तो वहां पे दो चीजें पूछी जाएंगी, एक पर्सनल डिटेल है कंप्लेंट के बारे में, पहले आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, आपका नाम, आपका पता, आपका स्टेट, आपका ईमेल ID एड्रेस जो कंपलसरी है भरा जाएगा। उसके अलावा क्या है कि कंप्लेंट किस एंटिटी के खिलाफ शिकायत है, किस प्रकार की शिकायत है, उसके अलावा क्या है कि आप क्या है कि जो आपकी शिकायत है उसके साथ क्या है कि कोई PDF डॉक्यूमेंट जो अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और आपको क्या होगा ऑन द स्पॉट इंस्टेंट के लिए क्या है कि इंस्टेंट की क्या है कि आपको एक ईमेल आएगी, जो ईमेल आएगी उसमें क्या होगा एक आपका यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे क्या है कि आपके कंप्लेंट का स्टेटस आप जांच सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि लिमिटेशंस इन डीलिंग विद द कंप्लेंट्स, शिकायतों को निपटाने में क्या क्या दिक्कतें यूजुअली आती हैं। तो कहते हैं कई बार क्या होता है, शिकायत आराम से निपटा दी जाती है एंटिटी द्वारा, बट कई बार वो रिजॉल्व नहीं करती।
तो जब रिजॉल्व नहीं हो पाती, या कई बार क्या होता है कि जो निवेशकों की शिकायतें होती हैं वो फ्रीविलेज शिकायतें होती हैं, बेतुकी शिकायतें होती हैं कि जैसे कि मार्केट में प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर क्यों गया, इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ क्यों गया, इस प्राइस में मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। ऐसी बेतुकी शिकायतें भी कई समय निवेशकों की आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी शिकायतों का निपटारा सेबी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो चलिए, लिमिटेशन इन डीलिंग विद कंप्लेंट्स क्या होता है। समटाइम्स ए कंप्लेंट इज सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड and the entity is advised to send reply to complainant. But in certain cases, the entity or company denies wrongdoing and it remains unclear as to who is wrong and who is right, whether any wrongdoing occurred at all. तो समझे, तो कई केसेस में तो क्या है, शिकायत का निपटारा हो जाता है, पर कई केसेस में क्या होता है कि शिकायत का निपटारा हो ही नहीं पाता। एंटिटी जो है, कंपनी है, जो एंटिटी है या इंटरमीडिएट है, वो कहता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो ये क्लियर ही नहीं हो पाता कौन सही है कौन गलत है। In this case, SEBI cannot act as a judge. SEBI जज की भांति इसमें काम नहीं कर सकता, ना आर्बिट्रेटर की तरह काम कर सकता है, ना ही किसी के निवेशक का वो पर्सनल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरह काम कर सकता है, और ना ही वो कंप्लेंट का अटॉर्नी के तौर पे काम कर सकता है। एंड फोर्स द एंटिटी और कंपनी टू रिजॉल्व द कंप्लेंट। देखिए, SEBI का काम तो है कि एक इंटरमीडिएरी के तौर पे, एक मीडिएटरी के तौर पे, एक बिचौलिए के तौर पे क्या है कि शिकायत को इधर से उधर भेजना, ताकि शिकायत का जो है निपटारा हो सके। बट क्या है कि जहां कंपनी कहती है कि हमने गलत किया ही नहीं, तो सेबी धक्का नहीं कर सकता कंपनी के साथ कि आप नहीं, ये शिकायत आई है इन्वेस्टर की, इसको आप निपटाइए। तो सेबी ऐसा कुछ नहीं कर सकता एज ए जज, ठीक है, या लीगल के तौर पे, ठीक है, भी एक लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके तौर पे, जज के तौर पे या अटॉर्नी के तौर पे सेबी काम इसमें नहीं कर सकता, ना ही आर्बिट्रेटर के तौर पे काम इसमें नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेबी का रोल क्या है कि शिकायत को इधर से लेना, इधर देना, और शिकायत का निपटारा है तो इधर से बताना कि यहाँ भी शिकायत का निपटारा हो चुका है। सेबी का इतना ही रोल है इसमें, ठीक है, स्कोर के पोर्टल में, और इससे बड़ा रोल नहीं है। जज के तौर पर यहाँ सेबी नहीं बैठा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहते हैं कि सिक्योरिटीज लॉस एंड अदर लॉस provide important legal rights and remedies if an investor has suffered wrongdoings. On their own, investor can also seek to resolve their complaint to the courts, consumer courts or arbitration. कई बार क्या होता है कि सिक्योरिटीज लॉ जो है या अदर लॉज हैं provide important legal rights remedies if an investor has suffered wrongdoing. On their own, कई बार कंपनी क्या है, इधर से वो शिकायत करता है स्कोर पोर्टल पे, उधर से क्या होता है वो किसी कोर्ट में चला जाता है या किसी जो रेसल सिस्टम है वहां चला जाता है। वैसे क्या है बेटा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या सेबी है, उसके खिलाफ कहाँ जाया जा सकता है, शिकायत की जा सकती है सैट में, ठीक है। सैट के खिलाफ कहाँ शिकायत की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में। अब जो लिस्टेड एंटिटी कुछ गलत करती है, लिस्टेड एंटिटी कुछ गलत कर रही है, ठीक है, उसके खिलाफ हमने तो गए सेबी में, हम तो स्कोर की वेबसाइट पे शिकायत भी की, पर शिकायत का निपटारा नहीं हो रहा, तो हम कहाँ जाएं, निवेशक कहाँ जाए। तो निवेशक क्या है कि जहां भी उसको कुछ मिलेगा, कोर्ट है या कोई ट्राइब्यूनल है, वो वहां शिकायत अपनी करता है। इस तरीके से क्या है कि वो शिकायत का निपटारा करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पे स्कोर का सिस्टम बिल्कुल नकारा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आया कि इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। स्कोर की वेबसाइट पे कुछ शिकायतें निपट सकती हैं, कुछ शिकायतें नहीं निपट पाती। जहां कंपनी कहती है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो वहां पे सेबी एज ए जज काम नहीं कर सकता और शिकायतों का निपटारा वहां नहीं हो पाता। और इन्वेस्टर के पास जो अदर ऑप्शंस होते हैं अपनी शिकायत को किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाने के, तो वो इन्वेस्टर क्या है कि वहां पे लेके जाता है। फिर कहते हैं कि व्हेन कैन ए केस बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। कहते हैं कि जहां पे देखिए, if the grievance is not resolved by stock exchange depository due to disputes, an investor can file arbitration subject to bylaws, rules and regulations of exchange या depository. All claims, differences or disputes between the investors and stockbrokers depository participant can be filed for arbitration. To obtain information about when and how to file an arbitration, यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ICICI की रेफरेंस है वहां पे, ठीक है, वहां से ये सारा हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। और ये वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया गया है, शायद bscindia.com वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया है। सिंप्लीफाइड आर्बिट्रेशन कैन बी लेस कॉस्टली अल्टरनेटिव टू लीगल रिकॉर्स बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो देखिए, रादर की कोर्ट में जाने की बजाय तो डिपोजिटरी या डीपी के साथ जो झगड़ा है, तो क्या है उसको आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझाया जा सकता है। आर्बिट्रेशन में क्या है कि हाँ भी जो केस है
वो एज पर द एग्रीमेंट क्या है कि फटाफट सुलझाया जा सकता है, कोर्ट में जाने के बजाय। कोर्ट में क्या है कि लाखों केसेस चल रहे होते हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल क्या है कि न्याय नहीं मिल पाता जो पार्टी अग्रीव्ड है। बट आर्बिट्रेशन में क्या है कि निपटारा जो है केस का फटाफट कर दिया जाता है। इफ द इन्वेस्टर हैज ऑन एन अकाउंट विद द ब्रोकर और डीपी, ही शी कैन चूज आर्बिट्रेशन टू सेटल डिस्प्यूट। अदालत के इन्वेस्टर कोर्ट में जाए, ठीक है, केस लटके, तो क्या है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू भी झगड़ा सुलझा सकता है। द इन्वेस्टर जनरली कैन नॉट pursue an issue through arbitration if it is barred by limitation। अब जो लिमिटेशन पीरियड होता है, केस करने का जो टाइम होता है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आर्बिट्रेशन के लिए इन्वेस्टर कैसे कह सकता है? When deciding whether to arbitrate, investor has to bear in mind that if a broker or DP goes out of business or declares bankruptcy, he might not be able to recover money even if the arbitrator or court rules in his or her favor। ठीक है, जिस इन्वेस्टर ने जिससे पैसा लेना है डिपॉजिटरी से या डीपी से, अगर वो इंसॉल्वेंट ही हो जाता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बेशक आर्बिट्रेटर का डिसीजन जो है इन्वेस्टर की फेवर में आ गया है, बट इवन देन क्या है कि वो पैसा अपना रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो चुकी है। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग जो उसका बनता है, ठीक है, आईबीसी कोड के अकॉर्डिंग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग जो उसका बनता है उसको वो मिल जाएगा। However, with certain restriction to the nature of transaction, stock exchanges may settle on case-to-case basis the claim of an investor up to a limit prescribed in the Investor Protection Fund guidelines of the respective stock exchange. The claimant is required to carefully review the rules governing simplified arbitration before filing a claim and should also weigh on the cost of arbitrating against the likelihood of being able to collect any award in favor. Investor who has a claim counterclaim up to ₹10 lakh and files arbitration reference for the same within 6 months need not make any deposits for filing arbitration। तो देखिए, अगर कोई 10 लाख तक का क्या है कि उसका आर्बिट्रेशन का क्लेम है, 10 लाख तक की वो क्या है कि क्लेम कर रहा है, कहता है कि आर्बिट्रेशन के जरिए मेरा झगड़ा सुलझाया जाए, तो उस केस में उसको अलग से कोई फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, इस टॉपिक क्या था आर्बिट्रेशन का, जहां पे इन्वेस्टर कहता है कि हाँ भी मेरा जो झगड़ा है डिपॉजिटरी का या डीपी के साथ या किसी अन्य इंटरमीडियरी के साथ, क्या है कि मैं चाहता हूं कि झगड़े को थ्रू आर्बिट्रेशन सुलझा लिया जाए, मैं कोर्ट में कतई नहीं जाना चाहता कि कोर्ट में चला गया वहां पे लॉन्ग लेंथी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या है कि मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं भी नहीं जानता। तो आर्बिट्रेटर के जरिए क्या है कि ये झगड़ा सुलझा लिया जाता है। बट आर्बिट्रेटर का डिसीजन अगर उसकी फेवर में आ भी जाता है तो भी क्या है कि अगर वो मान लीजिए जो डीपी है या डिपॉजिटरी है या इंटरमीडियरी जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो तब भी क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको पैसा उसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी मिलेगा उसको एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ही मिलेगा, इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में अप्लाई करने के लिए उसे कुछ फीस जमा करवानी होती है, कुछ डिपॉजिट्स करवाना होता है, बट जहां पे क्लेम केवल 10 लाख रुपए तक का है वहां पे कुछ भी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था बेटा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है When can SEBI take action for non-resolution of complaint? अब मान लीजिए सेबी के पास शिकायत आई, ठीक है, सेबी के पास शिकायत आई, सेबी ने इसको फॉरवर्ड कर दिया जो कंपनी थी या इंटरमीडियरी था। अब वो लिस्टेड एंटिटी या जो इंटरमीडियरी है वो शिकायत का निपटारा कर ही नहीं रहा, तो क्या होगा? While the entity is directly responsible for redressal of complaint, SEBI initiates action against the, इसको ऐसे कह सकते हैं रिलक्टेंट, सिंपल वर्ड लिख लो, जो शिकायत का निपटारा करना ही नहीं चाहते, रिलक्टेंट एंटिटीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ द अनसैटिस्फैक्टरी रिड्रेसल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एज ए होल। एक एंटिटी है या एक इंटरमीडियरी है, उसके खिलाफ शिकायतों की भरमार हो रखी है, निवेशकों की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, ठीक है, बट क्या है कि वो शिकायत का निपटारा कर नहीं रहे। तो जहां पे कहते हैं कि विच आर द मैटर्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट बाय सेबी, तो यहाँ पे क्या है कि सेबी जो है वो एक्शन ले सकता है। पहले तो कह रहे हैं कि सेबी जो है वो एक्शन ले सकता है एज पर द रूल्स, बट कहते हैं कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए आपके, कि कौन कौन सी शिकायतें हैं जिसे क्या है कि सेबी कंसिडर नहीं करता। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि कोई ऐसी शिकायत आ रही है कि कंपनी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा या प्राइस बहुत कम हो चुका है, या कोई कंप्लेंट में स्पेसिफिक मैटर ही मेंशन नहीं किया जा रहा, या कंप्लेंट क्या है फ्रीवलेस है, बेतुकी सी शिकायत है जिसका कोई तुक ही नहीं है, तो उस केस में क्या है कि सेबी ऐसी शिकायतें नहीं सुनता।
तो ये याद रखना कि कौन कौन सी शिकायतें सेबी कंसीडर नहीं करता। पहला, कंप्लेंट्स दैट आर इनकम्प्लीट और नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसी शिकायतें जो इनकम्प्लीट हैं या स्पेसिफिक नहीं है, सेबी ऐसी शिकायतों को नहीं सुनता। या एलिगेशंस है, केवल जस्ट एलिगेशंस है बट कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे, सब्सटेंशिएशन विद डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहा, केवल जस्ट एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऑफरिंग सजेशंस और सीकिंग गाइडेंस एक्सप्लेनेशन, अब सेबी को ही सजेशन दे रहे हैं या सेबी को कहते हैं कि हाँ भी उनको सजेशन दीजिए कंपनी को, तो सेबी ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है। जहां पे क्या है कि सजेशन दी जा रही हैं या एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही हैं, तो वहां पे सेबी ऐसी शिकायतें नहीं सुनता। सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स और इलिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, जहां पे शेयर्स में डीलिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, शेयर्स इलिक्विड हो चुका है, कोई डील नहीं कर रहा, तो अब कोई इन्वेस्टर पूछता है सेबी से, भाई हाँ देखिए जी कंपनी के शेयर में डीलिंग नहीं हो रही, तो सेबी इसमें क्या कर सकता है, निवेशकों का मूड है, खरीदना है या बेचना उनकी मर्जी है। नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, अब कोई बंदा कहता है कि जो प्राइस चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, ठीक है, शेयर में डीलिंग नहीं हो रही। या फिर क्या है कि नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर, ठीक है, प्राइवेटली ऑफर था, प्राइवेट ऑफर आया, प्राइवेट प्लेसमेंट हुई, उसके बाद मर्जी होती है कंपनी की उसको लिस्ट करवाए ना करवाए, अब वो लिस्ट नहीं करवा रही, तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं। डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ प्राइवेट एग्रीमेंट विद द कंपनीज एंड इंटरमीडियरी, तो कैसे कैसे शिकायतें नहीं सुनी जाती सेबी द्वारा, जो क्या है फ्रिवलेस है, जहां पे क्या है कि कंप्लीट स्पेसिफिक नहीं है, या फिर केवल एलिगेशन है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे, और इन्वेस्टर कहता है कि यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है शेयर का, या फिर क्या है कि ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही, सिक्योरिटीज इलिक्विड क्यों हो चुकी है, ठीक है, या फिर क्या है कि जो लिस्टिंग, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा इकट्ठा किया उसको लिस्ट नहीं किया जा रहा है सिक्योरिटीज को, और क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट जो क्या है कि इन्वेस्टर का अपना कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट वो बात है सारी, अब उसके बारे में वो झगड़ा पैदा कर रहा है, जिसको सेबी को लगता है कि हाँ भी झगड़ा बिल्कुल इरेलेवेंट है, क्योंकि एज पर द एग्रीमेंट ही कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो एक चीज हमने बेटा डिस्कस की इसमें अब तक, एक स्कोर की वेबसाइट www.scores.gov.in, जिसमें क्या है कि 24/7 बेसिस पे क्या है कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इमीडिएटली क्या होता है कि यूनिक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, जिससे क्या है कि आप ट्रांजेक्शन का स्टेटस जान सकते हैं, शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं। और क्या है कि कंपनी इसमें एटीआर जनरेट करती है, एटीआर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड कर देती है, और फिर सेबी चेक करता है कि हाँ भी जो शिकायत का सेटिंग से निपटारा हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो बात खत्म, कंप्लीट क्लोज, अगर नहीं हुआ तो सेबी फिर देखिए क्या करना है। पर सेबी क्या है कि इन्वेस्टर के बिहाफ पे एज ए जज काम नहीं करती वहां पे, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया आर्बिट्रेशन का, कि जहां पे क्या है कि इन्वेस्टर कहता है कि मेरा जो डिपोजिटरी या डीपी के साथ या किसी इंटरमीडियरी के खिलाफ मेरी जो शिकायत है, तो क्या है कि एज पर द एग्रीमेंट मैं चाहता हूं कि इसको क्या है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू ही हल कर लिया जाए, मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता, मैं लंबी चौड़ी कार्रवाई में कानूनी पटड़ेबाजी में नहीं पड़ना चाहता, और 10 लाख तक की उसकी शिकायत थी, वहां पे क्या है कि वो कोई फीस बिना जमा करवाए भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आगे चलते हैं ओम्बड्समैन। देखिए ओम्बड्समैन ने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि सेकंड टॉपिक है जिसमें डील करता है ये चैप्टर, ये सेकंड टॉपिक है जिसमें हमारा चैप्टर डील करता है। ओम्बड्समैन क्या है? लोकपाल। लोकपाल का काम क्या होता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन भी होता है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी होता है, सिक्योरिटी लॉ का भी ओम्बड्समैन है। बैंकिंग में भी यही सिस्टम होता है कि अगर आपकी कोई शिकायत है, आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल में जाइए, ठीक है, सर्च कीजिए कि ओम्बड्समैन, ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, वहां जाके आपकी शिकायत कीजिए, आपका निपटारा विद इन द टाइम बाउंड मैनर में कर दिया जाता है, शिकायत का निपटारा टाइम बाउंड मैनर में किया जाता है। ऐसे क्या है कि ओम्बड्समैन के पास भी शिकायतें जो दर्ज कराई जाती है, ओम्बड्समैन भी क्या करता है कि शिकायतों का निपटारा विद इन द टाइम बाउंड मैनर करवा के देता है। तो ओम्बड्समैन क्या है? इन इट्स लिटरल सेंस इज एन इंडिपेंडेंट person appointed to hear and act upon citizens complaint। जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ बात सिटीजन की नहीं है, यहाँ तो निवेशक की बात है, ठीक है, बट यह भी जनरल बात है कि ओम्बड्समैन क्या है। एक लिटरल सेंस की बात कर रहे हैं, लीगल सेंस तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। लिटरल सेंस में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसे अपॉइंट किस लिए किया गया है? टू हियर एंड एक्ट अपॉन सिटीजन्स कंप्लेंट अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज। अन्ना हजारे का आपको याद होगा क्या था उसका, जो उसने इतना सारा वो धरने दे रखे थे, ठीक है, वो किस चीज के थे? वो जो धरने थे वो सारे क्या थे? लोकपाल के बारे में थे, ठीक है। तो लोकपाल का काम क्या था? लोकपाल का होता क्या है काम कि जो जनता है उनकी शिकायतों का निपटारा करना। पर जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो क्या था? भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने वाला जो लोकपाल होगा वो।
This concept was invented in Sweden, and the idea has been widely adopted. For example, various banks, insurance companies have appointed ombudsmen to attend the complaints of their customers. ठीक है, फिर है सेबी ombudsman रेगुलेशन 2003, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो सेबी ombudsman रेगुलेशन 2003, तो इसके तहत क्या है कि ombudsman की एक स्थापना की गई. इसका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, हमारा मुंबई में है. उसके अलावा क्या है कि जगह जगह पे शिकायतों के हिसाब से क्या है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हिसाब से क्या है कि स्टाइपेंडरी ombudsman भी बिठाए जा सकते हैं. मर्जी किसकी है, सेबी की है. और ये एक बजट सेट किया जाता है सेबी द्वारा कि ombudsman जो है वो अपना एक बना के देगा, डिटेल बना के देगा कि मेरा इतना खर्चा आएगा, और खर्चा वो किसको भेजता है, सेबी को. सेबी फिर अप्रूव करती है कि आपके ऑफिस का स्टाफ का ये खर्चा है, इसको इस तरीके से. ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे इसमें सारा तो नहीं है सिलेबस में, बट क्या है कि जितना है वो हमने पढ़ना है. सारा तो कुछ ज्यादा है वैसे. ombudsman का मतलब क्या है ये आपने याद रखना बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 3 of these regulations and unless context otherwise requires includes stipendary ombudsman. ठीक है, तो कहते हैं कि जो रेगुलेशन 3 के तहत जो अपॉइंट हुआ है वो ombudsman है. रेगुलेशन 3 में कंडीशन बता रखी है अभी ombudsman अपॉइंट करने की क्या कंडीशंस है. एंड अनलेस द context otherwise requires. ठीक है, अगर साफ साफ बताया गया है कि हाँ भी स्टाइपेंडरी ombudsman की ये पावर्स होंगी, ये ऑब्लिगेशंस होंगी, तो ठीक है, फिर स्टाइपेंडरी ombudsman अलग से यूज किया जाएगा वर्ड. और अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया तो ombudsman और स्टाइपेंडरी ombudsman में क्या है कि सेम पावर्स हैं, सेम राइट, सेम ऑब्लिगेशन रहेंगी. और स्टाइपेंडरी ombudsman क्या है, जो रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग अपॉइंट होता है. देखिए इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है. ठीक है, एम्पैनलमेंट होता है. एम्पैनलमेंट होता है एक लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड पर्सन्स होती है. ठीक है, जो सेबी बना के रखता है. और क्या है कि कल को जो स्टाइपेंडरी ombudsman चुना जाता है उस लिस्ट में से ही चुना जाता है. तो कहते हैं कि मीन से पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 9. तो याद रखना जो ombudsman है इसकी अपॉइंटमेंट क्या है, अंडर रेगुलेशन 3 है, और स्टाइपेंडरी की क्या है, रेगुलेशन 9 है. ये किसके लिए बेटा, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग एज ombudsman. ठीक है, स्टाइपेंडरी ombudsman काम किसका करेगा, ombudsman का ही करेगा. शिकायतें सुनेगा, शिकायतों का निपटारा करेगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स, कुछ स्पेसिफिक मैटर या मैटर्स आ जाते हैं किसी स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में. देखिए अब ombudsman तो एक पक्का बैठा हुआ है. ठीक है, बॉम्बे में एक पक्का जो है, मुंबई में एक पक्का जो है ombudsman वो तो बैठा हुआ है. बट एक स्पेसिफिक केस को सुनने के लिए, स्पेसिफिक शिकायत को सुनने के लिए, एक स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में एक स्पेसिफिक शिकायत को सुनने के लिए या स्पेसिफिक शिकायतों को सुनने के लिए क्या है कि एक स्टाइपेंडरी ombudsman बिठाया जा सकता है सेबी द्वारा. तो पहले क्या है, means a person appointed under regulation 9 for the purpose of acting as ombudsman in respect of specific matter or matters in a specific territorial jurisdiction and for which he may be paid such expenses, honorarium, sitting fees as may be determined by SEBI from time to time. तो सेबी क्या है, टाइम टू टाइम ये डिसाइड करेगा कितनी फीस देनी है, क्या उसका खर्चा होगा, सारा कुछ. मैंने को बताया कि वो जो भी ombudsman है वो सारा क्या है कि स्टाइपेंडरी ombudsman है डिटेल सारी बना के भेजता है कि कितना खर्चा होगा, कि एस्टिमेट होता है, सेबी उसको अप्रूव करता है. कंप्लेंट्स, कंप्लेंट का मतलब क्या है, मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंटेनिंग ए ग्रीवेंस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 13 ऑफ दिस रेगुलेशन. तो याद रखना कि एक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है. क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है जहाँ पे क्या है कि जिसमें शिकायत होती है, ग्रीवेंस होती है. ठीक है, कंटेनिंग ए ग्रीवेंस, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंटेनिंग ए ग्रीवेंस, इसको सिंपल कह सकते हैं कि ग्रीवेंस इन राइटिंग एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन 13 ऑफ दिस रेगुलेशंस. कंप्लेनेंट क्या है कि जो कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है, जो इन्वेस्टर है जो कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है वो क्या है, कंप्लेनेंट है. कंप्लेनेंट मींस एनी इन्वेस्टर हु लॉन्चेस कंप्लेंट विद द ombudsman and includes an investor association recognized by SEBI. याद रखना जो शिकायत करता है वो निवेशक खुद हो सकता है या एक इन्वेस्टर एसोसिएशन के जरिए भी शिकायत ombudsman के पास दर्ज करवाई जा सकती है. तो याद रखना कि कंप्लेनेंट क्या है कि जो इन्वेस्टर खुद और इन्वेस्टर एसोसिएशन दोनों चीजें आती हैं. एक इन्वेस्टर खुद हो सकता है बेटा, और दूसरा क्या है जो इन्वेस्टर एसोसिएशन है जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे ombudsman के पास जाती है, तो वो भी क्या है, कंप्लेनेंट है. तो कंप्लेनेंट क्या था, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग थी कंटेनिंग एलिगेशंस. ठीक है, तो ये क्या था, कंप्लेंट.
और जो कंप्लेनेंट है वो इन्वेस्टर खुद हो सकता है जो कंप्लेंट दे रहा है इन राइटिंग, ठीक है, इसमें एलिगेशंस है, ठीक है। और क्या है कि इन्वेस्टर एसोसिएशन है वो भी क्या है कि कंप्लेनेंट मानी जाएगी जब वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे शिकायत करेगी बिफोर ओम्बड्समैन। फिर इन्वेस्टर मीन्स ए पर्सन हु इन्वेस्ट और बाइज और सेल्स और डील्स इन सिक्योरिटी। इन्वेस्टर कौन हो गया? जो इन्वेस्ट कर रहा है या बाय एंड सेल कर रहा है सिक्योरिटीज में, वो इन्वेस्टर है। लिस्टेड कंपनी क्या है? हैज बीन डिफाइंड इन रेगुलेशंस टू मीन a company whose securities are listed on recognized stock exchange and includes a public company which intends to get its securities listed on a recognized stock exchange। तो सिंपल, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन द recognized stock exchange, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन द recognized stock exchange या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, जिसने एप्लीकेशन लगा रखी है लिस्टिंग की, तो वो भी क्या होगा? लिस्टेड एंटिटी माना जाएगा, लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। तो बेटा जो मेजर डेफिनेशंस हैं इसमें हमने क्या पढ़ा? एक ओम्बड्समैन क्या है कि जो रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग जिसको अपॉइंट किया गया है वो ओम्बड्समैन है, एंड इट इंक्लूड्स स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। तो ओम्बड्समैन हो गया। और स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन क्या है? जो स्पेसिफिक मैटर या मैटर्स के लिए, स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए को अपॉइंट किया गया है, वो उस मैटर को सॉर्ट आउट करवाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन की जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग होती है। और कंप्लेंट क्या है कि एक स्टेटमेंट इन राइटिंग है जहां पे क्या है कि एलिगेशंस होता है कंटेनिंग एलिगेशन, तो वो क्या है? कंप्लेंट। अब कंप्लेनेंट कौन है? जो इन्वेस्टर कंप्लेंट कर रहा है वो क्या है? कंप्लेनेंट है। या इसमें इन्वेस्टर जो एसोसिएशन है जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे शिकायत करती है वो भी क्या है? कंप्लेनेंट है। लिस्टेड कंपनी क्या चीज है? जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और प्रपोज टू बी लिस्टेड है, उसे क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी। आइए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब बातें हो रही है सारी ओम्बड्समैन के बारे में कि ओम्बड्समैन की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होगी। तो कहते हैं कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रेगुलेशन 10 डील करता है इससे। देखिए पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं इसमें, बट कवर चैप्टर में वही किए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। अब जो सिलेबस में है ही नहीं उसको मैं ज्यादा कैसे कवर कर सकता था इसमें, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, जितने भी हम रेगुलेशन पढ़ते हैं अपने सिलेबस में वो कोई भी ऐसा भी चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस का जिसमें क्या है कि फुल फ्लेज रेगुलेशन कवर किए हों। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है? रेगुलेशन 10 है। एवरी ओम्बड्समैन और स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन shall exercise jurisdiction in relation to an area as may be specified by SEBI by an order। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है कि कोई भी एरिया जो कौन डिसाइड करेगा? सेबी डिसाइड करके देगा भी ओम्बड्समैन ये शिकायतें सुनेगा और इस एरिया में सुनेगा, और स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन ये जो हम बिठा रहे हैं ये शिकायतें इस एरिया में ये स्पेसिफिक शिकायतें सुनेगा, ठीक है। स्पेसिफाई कौन करेगा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन? सिर्फ सेबी। फिर चलते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ओम्बड्समैन। ये काफी रिलेवेंट है, ये मत भूल जाना, ये काफी रिलेवेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि जनरल पावर्स क्या है? देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, हम पढ़ क्या रहे हैं? लोकपाल का काम क्या है? शिकायतों को सुनना, उसको निपटाना। तो पहले तो वो शिकायत सुनेगा, शिकायत को आगे फॉरवर्ड करेगा, पार्टीज को बुलाएगा, दोनों की बात सुनेगा, ऑरल हियरिंग भी, वर्बल हियरिंग भी करवा सकता है, दोनों पार्टीज को बुला सकता है। कोशिश ये करेगा कि आपस में बिठा के म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए। नहीं हो सकता तो फिर बेचारा क्या कर सकता है? कोशिश ये रहेगी कि म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं हो पाती, फिर लगता है कि कंपनी हट पूरा कर रही है, तो उसमें वो ऑर्डर भी पास कर सकता है, एडजुडिकेशन भी दे सकता है। तो डिसीजन क्या है उसका? जो भी होगा ओम्बड्समैन का, वो क्या माना जाएगा? फाइनल, ठीक है। उसका जो अवार्ड है किसका? ओम्बड्समैन का, वो अवार्ड क्या माना जाएगा? फाइनल। और उसमें कॉस्ट भी तय कर सकता है कि ये पार्टी इतना खर्चा बियर करेगी, इतना इसको क्लेम देगी, इतना इसको ब्याज देगी, ये कौन तय कर सकता है? ओम्बड्समैन। पहले तो वो कोशिश करेगा प्यार से, मोहब्बत से, क्या है कि केस का निपटारा कर लिया जाए। तो कहते हैं कि जनरल रेगुलेशन 11 में ये बात की गई है, ओम्बड्समैन शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शन। पहले शिकायत सुनेगा, रिसीव करेगा, टू रिसीव कंप्लेंट स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 13 अगेंस्ट एनी इंटरमीडियरी और लिस्टेड कंपनी, या फिर दोनों, ठीक है। तो कंपनी, लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ जो भी शिकायत आ रही है उसको पहले शांतिपूर्वक रिसीव कर लेगा। और बट वो कौन सी शिकायत है? जो स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 13 है, वो शिकायत केवल, ठीक है। तो स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 13 है। फिर आ गया, अब शिकायत आ चुकी है, उसको कंसिडर करेगा, देखेगा, ठीक है, शिकायत जेन्युइन है कि नहीं है, पहले तो रिसीव कर ली। टू कंसिडर सच कंप्लेंट्स एंड फैसिलिटेट रेजोल्यूशन देयरफॉर बाय एमिकेबल सेटलमेंट। मैं बता रहा हूँ
कि पहले कोशिश करेगा प्यार मोहब्बत के साथ क्या है कि केस का निपटारा कर लिया जाए, शिकायत को सुलझा लिया जाए। जो भी झगड़ा है निवेशक का लिस्टेड कंपनी के साथ या किसी इंटरमीडिएट के साथ, कोशिश ये करेगा ऑम्बड्समैन को निपटा लिया जाए। ठीक है, तो रेगुलेशन 13 के तहत जो शिकायत है उसको रिसीव करेगा, फिर कोशिश करेगा कि म्यूचुअली या एमिकेबली इसको सेटल कर लिया जाए। टू अप्रूव, अगर वो सेटलमेंट हो जाती है, फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाती है, तो उसको अप्रूव कर देगा, साइन कर देगा भी हाँ भी ये सेटलमेंट पार्टीज की यहाँ पे हो चुकी है। टू अप्रूव ए फ्रेंडली और एमिकेबल सेटलमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, जो एमिकेबल वे में जो सेटलमेंट हुई है उसको अप्रूव करेगा। यहाँ पे क्या बेटा, पहले रिसीव किया, फिर कंसीडर किया, कोशिश किया कि इसको कंसीडर किया। ठीक है, पहले रिसीव किया शिकायत को, फिर शिकायत को कंसीडर किया, फिर कोशिश की इसका रेजोल्यूशन हो जाए बाय एमिकेबल सेटलमेंट द्वारा, फिर हो गया अगर तो उसको अप्रूव कर देना। ठीक है, जहां निपटारा नहीं हो रहा प्यार से, फिर खुद डिसीजन देगा, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। खुद दिमाग अप्लाई करेगा और दिमाग अप्लाई करके अपना डिसीजन देगा, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। ठीक है, जहां पे अथॉरिटी क्या होती है, अपना माइंड अप्लाई करती है, अपना माइंड अप्लाई करती है और डिसीजन देती है, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। टू एडजुडिकेट सच कंप्लेंट्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट देयरफॉर बाय फ्रेंडली और एमिकेबल सेटलमेंट। डन, बिल्कुल सिंपल। तो ऑम्बड्समैन क्या करेगा, शिकायतों को सुनेगा, कंसीडर करेगा, कोशिश करेगा कि एमिकेबली सेटल हो जाए। जहां एमिकेबली सेटल हो जाती है वहां उसको अप्रूव कर देगा सेटलमेंट को, और जहां एमिकेबली सेटलमेंट नहीं हो पा रही वहां पे क्या है, फिर खुद एडजुडिकेट करेगा। अदर पावर्स एंड फंक्शन, ये तो जनरल है, जो बेसिक उसका काम है जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है। फिर कुछ और पावर्स एंड फंक्शंस है इसके रेगुलेशन 12 के तहत। ऑम्बड्समैन शैल ड्रॉ अप एन एनुअल बजट। अब ये खर्चे वाली बात आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि एक एनुअल बजट तैयार करेगा, भाई मेरा भैया इतना खर्चा आएगा, और सेबी को दे देगा, और सेबी उस खर्चे को अप्रूव कर देगा। ठीक है, ड्रॉ अप एन एनुअल बजट फॉर हिज ऑफिस इन कंसल्टेशन विद द सेबी एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर विद इन एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ अप्रूव्ड बजट। ठीक है, एक बजट बनाएगा, एक एनुअल बजट बनाएगा जो सेबी को दे देगा। ठीक है, और सेबी की कंसल्टेशन के साथ ही बनाएगा, और उस बजट के विदिन ही क्या है कि वो खर्चे करेगा, जो स्टाफ की सैलरी वगैरह जो भी खर्चे होने वहां पे वो सारे, चाय पानी का खर्चा। सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, एक क्या था एनुअल बजट, दूसरा क्या एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा क्या बेटा एनुअल रिपोर्ट टू सेबी विद इन 3 months ऑफ द क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो जो भी उसने काम धंधा किया पूरे साल में, उसका एक जनरल रिव्यू करेगा। क्या करेगा, जनरल रिव्यू करेगा अपनी एक्टिविटीज का, जनरल रिव्यूज करेगा अपनी एक्टिविटीज का। उसकी रिपोर्ट किसको देगा, सेबी को देगा। ठीक है, उसकी रिपोर्ट सेबी को देगा। और कहते हैं कि फर्निश फ्रॉम टाइम टू टाइम सच इन्फॉर्मेशन टू सेबी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय सेबी। तो 3 चीजें क्या है इसमें, एक एनुअल बजट की बात हुई, एक एनुअल बजट तैयार करेगा इन कंसल्टेशन विद सेबी और विद इन दैट बजट वो काम करेगा। एक एनुअल रिपोर्ट देगा सेबी को साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर, क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल के 3 महीने के अंदर। ठीक है, 3 महीने के अंदर। और एनुअल रिपोर्ट किस बारे में होगी कि अपनी जो एक्टिविटीज है उसका एक जनरल रिव्यू भी, हमने ये तीर मारा है पूरे साल में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देगा सेबी को जो सेबी मांगेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू सेबी एज रिक्वायर्ड बाय सेबी। डन, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। Every financial year of ombudsman shall end on 31st March of the each year, and annual report shall be given in such form and manner as may be specified by board. तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, कल को एग्जाम में अगर आ जाता है कि ombudsman की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कंप्लेंट को रिसीव करना, कोशिश करना, फिर इसको कंसीडर करना और कोशिश करना कि इसको एमिकेबली सेटल कर लिया जाए। जहां एमिकेबल सेटलमेंट हो जाती है उसको अप्रूव कर देना, जहां एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हो जाती वहां एडजुडिकेट करना। फिर है कि अपना एनुअल बजट तैयार करना इन कंसल्टेशन विद द सेबी और विद इन दैट एनुअल बजट खर्चे करना। फिर क्या है कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर। अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसका जनरल रिव्यू होगा उसमें। उसके बाद आ जाता है कि लास्ट में कि जो भी क्या है कि सेबी जो इंफॉर्मेशन मांगेगी उस इंफॉर्मेशन को सेबी को देना। तो ये क्या है, काम है किसका, ऑम्बड्समैन का। आगे चलते हैं, प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, रेगुलेशन 13। मैं आपको बता रहा था कि रेगुलेशन 13 में क्या आएगा कि कौन कौन सी शिकायतें सुनी जाएंगी, ऑम्बड्समैन कौन कौन सी शिकायतों का निपटारा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑम्बड्समैन कुछ ऐसी शिकायतें जो फ्रिवलेस हैं उसका थोड़ी ना निपटारा करेगा। ठीक है, केसेस कैसे होंगे कि मुझे जी अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली,
मैंने शेयर अप्लाई किए थे, मुझे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, मुझे शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले, मुझे रिफंड नहीं मिला, मुझे बोनस शेयर नहीं मिले, मुझे राइट शेयर नहीं मिले। तो ऐसी जो नॉर्मल जो शिकायतें होती है इन्वेस्टर की, तो कहाँ जाए बेचारा निवेशक? वो जाएगा किसके पास? ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ए पर्सन में लॉज ए कंप्लेंट on any one or more of the following grounds either to SEBI or the ombudsman। ये याद रखना, सेबी के पास भी जा सकता है या फिर क्या है टू द ombudsman कंसर्न। तो कैसे कैसी शिकायतें हो सकती हैं इसकी? एक, रिफंड ऑर्डर नहीं आया भाई, रिफंड के ऑर्डर नहीं आया, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली। देखिए अगर शेयर अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड दो, अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट की लेटर दो। तो दोनों केसेस आगे रिफंड नहीं मिला या अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली। नॉन रिसीट ऑफ रिफंड ऑर्डर्स या अलॉटमेंट लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, इश्यू आया तो शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड था या सीआईएस था तो यूनिट्स था। ठीक है, तो यूनिट्स की अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, ठीक है, या शेयर की अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, शेयर्स थे या डिवेंचर जो भी थे, जो भी सिक्योरिटीज थी, ठीक है, उसकी अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, या यूनिट्स थे सीआईएस के केस में या म्यूचुअल फंड के केस में उसकी लेटर नहीं मिली, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, या अलॉट नहीं हुई तो मुझे रिफंड नहीं मिला, और शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले, यूनिट सर्टिफिकेट नहीं मिला, डिवेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिले, या बोनस शेयर नहीं मिले, जहाँ मिलने थे, जहाँ मिलने नहीं वहां नहीं मिलेंगे, और डिविडेंड जहाँ मिलना था वो नहीं मिला। ठीक है, बाय शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स। नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो जो पैसे मिलने वो नहीं मिल रहे। समझ आता कुछ के नहीं? ये सिंपल सी बातें कर रहे हैं। क्या है कि डिवेंचर के पैसे नहीं मिल रहे, उस पर ब्याज नहीं मिल रहा, या डिविडेंड था शेयर्स पे या यूनिट्स पे वो नहीं मिल रहा, शेयर्स अलॉट हुए अलॉटमेंट लेटर नहीं दे रहे, अलॉटमेंट नहीं हुई तो वहाँ रिफंड मिलना है तो रिफंड नहीं दे रहे। ऐसी सिंपल सी कहते हैं, या बोनस शेयर्स है वो नहीं मिल रहे। तो नेक्स्ट है नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू पोर्टफोलियोज। तो बेसिक सी बातें हैं सारी। नॉन रिसीट ऑफ रिडम्पशन अमाउंट फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड और रिटर्न फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो क्या है कि जो म्यूचुअल फंड है या कोई सीआईएस है उससे जो हमें रिडम्पशन अमाउंट मिलनी है, जो टर्न्योर से वो एक्सपायर हो गई है, तो जो हमें रिडम्पशन की अमाउंट मिलनी है या जो यूनिट्स पे जो भी रिटर्न हमें मिलनी है वो हमें नहीं दी जा रही, या फिर क्या है कि हमने जो ट्रांसफर किए हैं सिक्योरिटीज तो इश्यूर कंपनी क्या है उस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर रही। नॉन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इश्यूर कंपनी, म्यूचुअल फंड, सीआईएस, सीआईएमसी या डिपॉजिटरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो टाइम होता है, जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या है T+2 का सेटलमेंट होता है, तो डिपॉजिटरी T+2 बेसिस पे सेटलमेंट कर ही नहीं रही, तो उस केस में क्या हम शिकायत कर सकते हैं। नॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर और कंसिडरेशन इन टेक ओवर और बायबैक ऑफर और डीलिस्टिंग, जहाँ पे क्या है कि एग्जिट ऑफर दिया जाता है, तो एग्जिट ऑफर की जो लेटर हमें मिलनी होती है इन्वेस्टर को वो नहीं मिली उस केस में। या बायबैक में जब क्या होता है कि बायबैक आता है थ्रू टेंडर ऑफर, तो वहाँ लेटर ऑफ ऑफर होती है। ठीक है, बायबैक क्या होता है थ्रू टेंडर ऑफर होता है, तो वहाँ लेटर ऑफ ऑफर होती है। या डीलिस्टिंग हो रही है जहाँ पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, ठीक है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, तो वहाँ पे क्या है कि लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिल रही। ठीक है, या फिर टेक ओवर कोड के तहत जो एग्जिट ऑफर आ रहा है उसमें लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिली, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। नॉन रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट है लाइक बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स हैं, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा, तो इसके में शिकायत की जा सकती है। एनी ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट्स और बोनस इश्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी, कोई भी हमारा जो राइट है, ठीक है, उसको वायलेट किया जा रहा है, उसकी शिकायत है। एनी ऑफ द मैटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एनी ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यू और डीलिंग इन सिक्योरिटीज अगेंस्ट एन इंटरमीडिएरी और लिस्टेड कंपनी, तो कोई भी क्या है कि शिकायत हमारी इंटरमीडिएरी के खिलाफ या लिस्टेड कंपनी के खिलाफ किस प्रकार की इश्यू से जुड़ी हुई या डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी से। को बेटा सिंपल सा याद रखना, रेगुलेशन 13 है, रेगुलेशन 13 में जो शिकायतें लिखी गई हैं वही शिकायतें क्या हैं कि कौन सुनेगा, ओम्बड्समैन सुनेगा। बहुत सिंपल, जो आपके दिमाग में आए वो सही ही आएगा, उसको सोचते जाना, लिखते जाना। शायद इशू से लेके रिडम्पशन तक दिमाग लगाना, अपने आप समझ आ जाएगा। कैसे कि इशू के टाइम पे क्या है कि अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, ठीक है, या फिर रिफंड लेटर नहीं मिली, रिफंड नहीं मिला, या फिर क्या है कि जो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले, म्यूचुअल फंड या सीआईएस के केस में यूनिट्स अलॉट नहीं हुए, यूनिट सर्टिफिकेट नहीं मिले, या फिर क्या रिडम्पशन के टाइम पे क्या है कि रिडम्पशन नहीं मिला, या फिर जो यूनिट्स थे उस पर जो सीआईएस की स्कीम थी उस पर जो रिटर्न थी वो नहीं मिली, या शेयर्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड वगैरह में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था वो नहीं मिला। ठीक है, या फिर क्या है कि कोई ऐसी शिकायत है
जो किसके खिलाफ है, जो कॉर्पोरेट एक्शंस है वो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला, या फिर क्या है कि कोई ऑफर आया, एग्जिट ऑफर आया, जैसे बायबैक था, टेक ओवर था या डीलिस्टिंग था, उसमें जो एग्जिट ऑफर था, उसमें जो लेटर ऑफ ऑफर मिलनी थी वो नहीं मिली। ठीक है, इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो सभी क्या है कि रेगुलेशन, जो सेबी के रेगुलेशन है ओम्बड्समैन के, रेगुलेशन 13 के तहत ओम्बड्समैन के पास दर्ज करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, अब जाए कैसे, ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत लेके जाएं कैसे, तो वो चीज है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट। प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट, रेगुलेशन 14, एनी पर्सन हु हैज ए ग्रीवेंस, एनी पर्सन हु हैज ए ग्रीवेंस यानी शिकायत है किसके खिलाफ, लिस्टेड कंपनी के खिलाफ एंड इंटरमीडियरी। ठीक है, रिलेटिंग टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन 13 जो हम पढ़ के आए अभी, में हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एनी इन्वेस्टर एसोसिएशन। देखिए वकील नहीं लेके जाना, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि यहाँ वकील नहीं लेके जाना। जाना कैसे है, खुद जाइए चलेगा। कैसे, हिमसेल्फ या थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मान लीजिए बंदा बीमार है या बुजुर्ग है, तो क्या है कि वो किसी अपने घर के बंदे को किसी को भेज सकता है ऑथराइज करके। ठीक है, और एनी इन्वेस्टर एसोसिएशन, जो हम इन्वेस्टर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो क्या था, इन्वेस्टर क्या था, जो कंप्लेनेंट था। कंप्लेनेंट में क्या आया था, जो इन्वेस्टर है या कोई इन्वेस्टर एसोसिएशन है। एनी इन्वेस्टर एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए लिस्टेड कंपनी और एन इंटरमीडियरी टू द ओम्बड्समैन विद हुज जुरिडिक्शन द रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ सच लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी इज लोकेटेड। तो क्या है कि ये याद रखना है कि शिकायत करनी कैसे है, इन्वेस्टर खुद कर ले, ठीक है, या जो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू कर ले, या फिर एक इन्वेस्टर एसोसिएशन है उसके थ्रू कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से वो शिकायत कर सकता है। शिकायत है किसके खिलाफ, दो ही लोगों के खिलाफ होगी इसमें, लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ। और कौन से ओम्बड्समैन के पास जाना है, जिसकी जुरिडिक्शन में विद इन हुज जुरिडिक्शन रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ सच लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी इज लोकेटेड। अब मान लीजिए शिकायत जो है डीपी के खिलाफ है, और डीपी कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, तो वो ओम्बड्समैन के पास जाएंगे हम, शिकायत लेके हम उस ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, क्या है, शिकायत लेके हम उस ओम्बड्समैन के पास जाएंगे जिस ओम्बड्समैन की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में दिल्ली आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट इफ द सेबी हैज नॉट नोटिफाइड एनी ओम्बड्समैन फॉर ए पर्टिकुलर लोकेलिटी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, द कंप्लेनेंट में रिक्वेस्ट द ओम्बड्समैन located at the head office of the board for forwarding his complaint to the ombudsman of the competent jurisdiction। अब जिस एरिया में मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए पंजाब की एक कंपनी है, उस कंपनी के खिलाफ निवेशक की शिकायत है। अब पंजाब के लिए कोई ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट ही नहीं किया गया, जो स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन वगैरह अपॉइंट ही नहीं किया गया, तो शिकायत कहाँ करे बंदा। ठीक है, बंदा क्या करेगा, जो निवेशक है तो कहाँ करेगा, मे रिक्वेस्ट द ओम्बड्समैन लोकेटेड एट द हेड ऑफिस, जो कहाँ है, बॉम्बे, मुंबई में, तो वहां रिक्वेस्ट करेगा वहां के जो ओम्बड्समैन को, जो वहां पे कंपनी का हेड ऑफिस है, कि कृपया करके जो मेरी कंप्लेंट है वो जो भी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का जो ओम्बड्समैन है उसको फॉरवर्ड कर दो, कम से कम इतना तो कर दो। अगर पंजाब के लिए क्या है कि आपने कोई ओम्बड्समैन अपॉइंट नहीं किया, तो कम से कम मेरी उस ओम्बड्समैन के पास शिकायत फॉरवर्ड कर दो, जहां पे क्या है, जिसके पास ये पंजाब की जुरिडिक्शन अल्टीमेटली आपके हिसाब से आनी चाहिए। द कंप्लेंट शैल बी इन राइटिंग, ये याद रखना, कंप्लेंट हमेशा क्या होगी, राइटिंग में होगी, ड्यूली साइंड बाय द कंप्लेनेंट और इस जो भी शिकायत कर रहा है, और इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मैं बार बार कह रहा हूं कि नॉट बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, वकील नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई भी जो लीगल प्रैक्टिशनर है, सीएस, सीएस, सीएमए या वकील नहीं आना चाहिए। द कंप्लेंट शैल बी इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द कंप्लेनेंट और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर in the form specified in the schedule to these regulations and supported by the documents if any। तो चीज क्लियर होगी। शिकायत जो है राइटिंग में होनी चाहिए, शिकायत प्रॉपर्ली साइन होनी चाहिए शिकायतकर्ता द्वारा, कंप्लेनेंट द्वारा। अब कंप्लेनेंट की आपको डेफिनेशन याद होगी, कंप्लेनेंट में क्या था, इन्वेस्टर था या इन्वेस्टर एसोसिएशन थी, दोनों का मतलब होता है। और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल to these regulation and supported by documents अगर कोई है तो। No complaint to ombudsman shall lie unless
कंप्लेनेंट हैड बिफोर मेकिंग ए कंप्लेंट। देखिए अब सीधा ओम्बड्समैन के पास चले जाएं शिकायत लेके, तो ओम्बड्समैन तो शिकायत सुनने से पहले पूछेगा कि आपने लिस्टेड कंपनी के खिलाफ जिसके खिलाफ शिकायत है या इंटरमीडिएरी के खिलाफ जिसके खिलाफ शिकायत है, पहले उसको कहा था, पूछा था। अगर मैंने लिस्टेड कंपनी के खिलाफ मेरी शिकायत है, लिस्टेड कंपनी से तो कोई बात की नहीं, सीधा ओम्बड्समैन के पास चला जाऊं तो बात नहीं बनती। पहले जिसके खिलाफ शिकायत है उसको पूछो, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तब ओम्बड्समैन के पास जाइए। तो कहते हैं कि कोई भी कंप्लेंट ओम्बड्समैन तब तक नहीं सुनेगा जब तक कंप्लेनेंट बिफोर मेकिंग ए कंप्लेंट टू बोर्ड सेबी या ओम्बड्समैन कंसर्न made a written representation to the listed company या intermediary named in the complaint, and the listed company or intermediary, as the case may be, had rejected the complaint or complainant had not received any reply within a period of 1 month. 1 month after the listed company or intermediary concerned received his representation, or complainant is not satisfied with the reply given to him by the listed company or intermediary, unless the complainant made within 6 months from the date of receipt of communication of rejection of his complaint by the complainant, or within 7 months after the receipt of complaint by listed company or intermediary under clause A above। देखिए सीधी सी बात है। अब एक सेकंड रुक जाओ। If the complaint is in respect of same subject matter which was settled through the office of SEBI या ombudsman concerned in any previous proceeding, whether or not receipt from the same complainant or along with the any one or more or other complainants or any one or more of parties concerned with the subject matter. If a complaint pertains to same subject matter for which any proceeding before the SEBI or any court, tribunal or arbitrator or any other forum is pending, or decree or award or final order has already been passed by any such competent authority, court, tribunal, arbitrator or forum, or if the complaint is in respect of pertaining to matter for which action has been taken by SEBI or under any or regulation made thereunder। देखिए सीधी सी बात है, कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर को, समझिए ध्यान से, सिंपल है बिल्कुल। इन्वेस्टर अगर ओम्बड्समैन के पास शिकायत करना चाहता है, इन्वेस्टर अगर ओम्बड्समैन के पास शिकायत करना चाहता है, करे, अच्छी बात है। ओम्बड्समैन के पास क्या है, अगर शिकायत करना चाहता है करे, अच्छी बात है। बट पहले क्या है, उसकी जो शिकायत थी लिस्टेड एंटिटी के खिलाफ, लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडिएरी के खिलाफ, उस इंटरमीडिएरी के पास पहले जाए। ठीक है, अगर ये लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी 1 महीने के अंदर शिकायत का निपटारा नहीं करती, या तो रिप्लाई कर देती है, मान लीजिए 1 महीने के अंदर क्या आ गया, रिजेक्शन आ गया। ठीक है, जब रिजेक्शन आ गया तो उसके 6 महीने के अंदर क्या है, शिकायत किसके पास की जाएगी, ओम्बड्समैन के पास की जाएगी। 2 कंडीशंस हैं। पहले तो क्या है कि लिस्टेड कंपनी जिसके खिलाफ शिकायत है या इंटरमीडिएरी जिसके पास शिकायत है, जिसके खिलाफ शिकायत है, उसके पास पहले जाना है। ठीक है, और उस लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिकायत मिलने के रिसीट के 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करे। अगर 1 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं आता तो जब ये रिसीट हुआ था कंप्लीट से, इसको लिस्टेड एंटिटी को या इंटरमीडिएरी को, उसके 7 महीने के अंदर इन्वेस्टर किसके पास जा सकता है, ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। या 1 महीने के अंदर रिजेक्शन आ जाती है लिस्टेड एंटिटी द्वारा या इंटरमीडिएरी द्वारा, तो जब वो रिजेक्ट की गई उसकी शिकायत, तो उसके 6 महीने के अंदर वो ओम्बड्समैन के पास जाए। ठीक है, तो पहले तो लिस्टेड एंटिटी या इंटरमीडिएरी के पास जाना है, और वो क्या है कि 1 महीने के अंदर जवाब दे देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं आपको, तो रिजेक्शन के 6 महीने के अंदर ओम्बड्समैन के पास जाना है। अगर जवाब आया ही नहीं, तो जब रिसीट हुई थी कंप्लेंट लिस्टेड एंटिटी द्वारा या इंटरमीडिएरी द्वारा, तो उसके 7 महीने के अंदर क्या है कि ओम्बड्समैन के पास जाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि कहते हैं कि, और ये याद रखना कि जहां पे क्या है कि सेबी पहले एक सिमिलर प्रकार की शिकायत को क्या कि सेटल कर चुका है, सेबी क्या है कि सेम प्रकार की शिकायत को सेटल कर चुका है, तो उसमें क्या है कि सेबी शिकायत को अब नहीं सुनेगा। सिमिलर जिस प्रकार से उसकी सेटलमेंट की गई है उस प्रकार से उसको डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और दूसरा क्या है कि कोई कंप्लेंट का सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो किसी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में जो विचाराधीन है, जिसके ऊपर डिक्री आ चुकी है, ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सेबी इसमें कोई शिकायत नहीं सुनेगा, सेबी या ओम्बड्समैन कोई शिकायत इसमें नहीं सुनेगा। ठीक है, कहते हैं कि ओम्बड्समैन में डिसमिस इन लाइमन ए कंप्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 3, जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और व्हेन सच कंप्लेंट इज फ्रिवलेस इन हिज ओपिनियन,
तो जो ombudsman है वो शिकायत को रिजेक्ट कर सकता है कि आपकी जो शिकायत है पहले आप लिस्टेड कंपनी के पास नहीं गए या इंटरमीडिएट के पास नहीं गए, या फिर क्या इस शिकायत का निपटारा पहले हो चुका है, सिमिलर प्रकार की शिकायत का निपटारा पहले हो चुका है, या सिमिलर प्रकार की जो शिकायत है वो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या सेबी के पास पेंडिंग है, ठीक है, या इसका डिसीजन आ चुका है, या आपकी शिकायत जो है वो क्या है, फ्रिवलेस है, ठीक है, या आपकी शिकायत जो है टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड मतलब शिकायत के रिजेक्शन होने के 6 महीने के अंदर था और शिकायत का जवाब ही नहीं आया, तो रिसीट ऑफ कंप्लीट बाय द कंपनी था या इंटरमीडिएट था, उसके 7 महीने के अंदर शिकायत करनी थी, तो उसने वो शिकायत 7 महीने के अंदर भी नहीं की, तो शिकायत क्या होगी, टाइम बार्ड, तो सेबी या ओम्बड्समैन शिकायत को नहीं सुनेगा। फिर कहते हैं रेगुलेशन 15। रेगुलेशन 15 में क्या है बेटा, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज अंडर दीज रेगुलेशंस एंड ओम्बड्समैन में रिक्वायर द लिस्टेड कंपनी या intermediary named in the complaint or any other person, institution or authority to provide any information to furnish certified copy of any document relating to subject matter of the complaint which is or is alleged to be in its or his possession। तो देखिए आप ड्यूटीज को जमा निपटाना है। अब ड्यूटीज का निर्वाह करने के लिए ओम्बड्समैन को ये पावर दी गई है कि वो जो डॉक्यूमेंट या क्लैरिफिकेशन जो लिस्टेड एंटिटी से जिसके खिलाफ शिकायत है या किसी भी लिस्टेड एंटिटी से जिसके पास इस शिकायत से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या इंटरमीडिएरी के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, या किसी और अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो शिकायत का निपटारा करने के लिए जरूरी है, और ओम्बड्समैन को लगता है कि हाँ भी इसके डॉक्यूमेंट इसके पास होंगे, तो क्या है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है कि ओम्बड्समैन मंगवा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, प्रोवाइडेड दैट in the event of failure of a listed company or intermediary to comply with the requisition made under sub regulation 1 without any sufficient cause, ओम्बड्समैन मान के चलेगा कि हाँ भी ये गलती किसकी है, लिस्टेड कंपनी की है या इंटरमीडिएरी की है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, क्योंकि अगर इनके पास कोई जेन्युइन रीजन होता तो डॉक्यूमेंट देने में एक कोताही ना बरतते, ठीक है। तो ओम्बड्समैन ये मान के चलेगा इफ ही डीम्स फिट दो द इन्फ्रेंस, ये इन्फ्रेंस नतीजा निकाल लेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो दे नहीं दे, ठीक है, अगर जो प्रोवाइड की भी गई है या कॉपी अगर फर्निश की गई है, ठीक है, वो सही नहीं है तो वुड बी अनफेवरेबल टू द लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएरी, तो डिसीजन जो है वो मान लिया जाएगा कि इंटरमीडिएरी कंपनी के खिलाफ, इंटरमीडिएरी के खिलाफ है या लिस्टेड कंपनी के खिलाफ ही है, क्योंकि ये जानकारी दे दें तो गलत सलत जानकारी दे दें। ओम्बड्समैन शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्समैन क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, ओम्बड्समैन शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कमिंग टू हिज नॉलेज or possession in the course of discharging his duties, and shall not disclose such information or document to any person except as required by law या with the consent of person furnishing such information or document। तो कोई भी जानकारी जो ओम्बड्समैन के पास आई है इस सारी प्रक्रिया के दौरान, तो ओम्बड्समैन इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। कर सकता है दो केसेस में, एक जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ओम्बड्समैन की तो वहां शेयर कर सकता है, या फिर क्या है कि विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज जहां रिक्वायर्ड है। प्रोवाइडिंग दैट नथिंग इन द सब रेगुलेशन 2 shall prevent the ombudsman from disclosing information or document furnished by a party in a complaint to other party or parties to the extent considered by him to be reasonably required to comply with the principles of natural justice and fair play in the proceeding। अब मान लीजिए कंपनी के खिलाफ शिकायत की इन्वेस्टर ने, कंपनी अपनी बात रख रही है, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट दे रही है, तो अब इन्वेस्टर जो अपनी शिकायत का निपटारा चाहता है तो ओम्बड्समैन क्या कहेगा, देखिए जी आप जो शिकायत की थी आपने इस कंपनी के खिलाफ, ये कंपनी तो ये डॉक्यूमेंट दे रही है, ठीक है, तो उस केस में जो रीजनेबल लगेगा ओम्बड्समैन को, तो एक पार्टी द्वारा जो पार्टीज टू द कंप्लेंट है, एक पार्टी द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो दूसरी पार्टी को दे सकता है जितना ओम्बड्समैन को सही लगेगा उतना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजंस ऑफ सब रेगुलेशन 2 shall not apply in relation to the disclosure made or information furnished by ombudsman to the SEBI or to publications of ombudsman award in any journal or newspaper or filing thereof before court, forum or authority। तो ठीक है, सेबी को जो जानकारी देनी है या किसी कोर्ट को, फोरम को जो जानकारी देनी है, ठीक है, वो तो जानकारी ओम्बड्समैन दे ही देगा, उसे पार्टी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के बेटा क्या है कि जो ओम्बड्समैन है उसके पास पावर है, उसको शिकायत को निपटाना है, तो शिकायत को निपटाने के लिए जो भी उसको रेलेवेंट जानकारी की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो लिस्टेड कंपनी से
या फिर क्या है कि इंटरमीडियरी से, या फिर क्या है जो भी एंटिटी है जिसके पास ये जानकारी हो सकती है उससे वो जानकारी मांग सकता है। और अगर लिस्टेड एंटिटी जिसके खिलाफ शिकायत है या इंटरमीडियरी जिसके खिलाफ शिकायत है वो अगर जवाब नहीं देता और कोई जो जानकारी मांगी गई है वो नहीं देता, तो ये इन्फ्रेंस निकाली जा सकती है ओम्बड्समैन द्वारा कि हाँ भी इसने गलती की होगी तभी तो ये जानकारी या डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा। और कहते हैं कि ये ओम्बड्समैन की जिम्मेवारी है जो भी इस प्रोसेस के दौरान, जो भी सेटलमेंट की प्रोसेस के दौरान जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट आए हैं, ये जानकारी आई है, उसको आगे कॉन्फिडेंशियल बना के रखे, उसको आगे डिस्क्लोज ना करे। बट दो एक्सेप्शंस हैं, एक जहां रिक्वायर्ड बाय लॉ है या फिर विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज है उस केस में ही कर सकता है, और एक और केस है जहां पे क्या है कि एक पार्टी से जो जानकारी मिली है तो दूसरी पार्टी को वो दे सकता है जितना उसको रीजनेबल लगेगा। और चौथा इसमें आता है कि जो कोर्ट को या सेबी को या किसी फोरम को जहां पे ये झगड़ा है मान लो आगे चला जाता है तो वहां पे ये जानकारी ओम्बड्समैन आगे दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। अगला है सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए अब दो हम बातें कर रहे थे कि दो ही चीजें होंगी ओम्बड्समैन के पास अगर शिकायत जाएगी। पहली उसकी कोशिश ये होगी कि वो कंप्लेंट रिसीव करे, कंसीडर करे और उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करे। अगर उसका एमिकेबल रेजोल्यूशन नहीं हो सकता तो लास्ट में क्या आता है एडजुडिकेशन। जो एडजुडिकेशन है ये ओम्बड्समैन का क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। कहते हैं एज सून एज इट मे बी प्रैक्टिकेबल टू सो टू डू ओम्बड्समैन शैल cause a notice of the receipt of any complaint along with a copy of complaint sent to the registered or corporate office of the listed company or office of intermediary named in the complaint and endeavor मतलब कोशिश करेगा try to promote a settlement of the complaint by agreement or mediation between the complainant and the listed company or intermediary named in the complaint। जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि क्या था कि जैसे शिकायत आई तो शिकायत की एक कॉपी जो ओम्बड्समैन है जो जिसके खिलाफ शिकायत है लिस्टेड कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडियरी के खिलाफ, उसको वो शिकायत की कॉपी फॉरवर्ड कर देगा और कोशिश ये करेगा म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए एमिकेबली क्या है कि जो म्यूचुअली क्या है कि एक एग्रीमेंट के जरिए इसको रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर ये म्यूचुअली रिजॉल्व हो जाती है, म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाती है तो सेटलमेंट को ये अप्रूव कर देगा। If any amicable settlement or friendly agreement is arrived at between the parties, the ombudsman shall pass an award मतलब decision in terms of such settlement or agreement within 1 month from the date thereof and direct the parties to perform their obligation in accordance with the terms and recorded in the award। ठीक है, तो ombudsman क्या करेगा, तो जब ये शिकायत मिली है, ठीक है, शिकायत मिली है तो उसको 1 महीने के अंदर कोशिश करेगा कि इसको म्यूचुअली रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, पार्टीज को कहेगा अगर ये म्यूचुअली रिजॉल्व हो जाती हैं, पार्टीज को कहेगा भैया इसको परफॉर्म करो अपनी ऑब्लिगेशंस को एज पर द एग्रीमेंट। फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रमोटिंग ए सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेंट ओम्बड्समैन मे फॉलो सच प्रोसीजर एंड टेक सच एक्शन एज ही मे कंसीडर एप्रोप्रिएट। झगड़े को प्यार से मोहब्बत से निपटाने के लिए जो उसको सही लगता है ओम्बड्समैन को वो कोशिश करेगा कि उसको प्यार से निपटा लिया जाए। कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, ओम्बड्समैन शिकायत को रिसीव करेगा और कंसीडर करेगा और उसको कॉपी को फॉरवर्ड कर देगा दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ शिकायत है लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी के खिलाफ। अब कोशिश करेगा मीडिएशन के जरिए प्यार से क्या है कि वो झगड़ा सुलझ जाए। अगर म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाती है उसको अप्रूव करेगा और पार्टीज को कहेगा कि अपने अपनी ऑब्लिगेशंस को आप इंप्लीमेंट कीजिए। फिर कहते हैं अवार्ड ऑन एडजुडिकेशन। देखिए जहां पे क्या है कि अब प्यार मोहब्बत से झगड़ा नहीं सुलझ पा रहा तो वहां पे फिर क्या आता है, मैंने बताया था कि ओम्बड्समैन अपना दिमाग अप्लाई करेगा और एडजुडिकेट करेगा, जो भी उसको पेनल्टी शेनल्टी लगानी है वो लगाएगा, डिसीजन अपना देगा। तो कहते हैं इन द इवेंट द मैटर इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं जहां पे क्या है कि मैटर नहीं रिजॉल्व हो पा रहा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट द्वारा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट, या जो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया था ओम्बड्समैन द्वारा as may be permitted by ombudsman, he shall based upon the material placed before him, उसके सामने जो भी मटेरियल रखा गया है उसके अनुसार उनके बेस पे and after giving opportunity of being heard to the parties give his award in writing or pass any other directions or order as he may consider appropriate। Award on adjudication shall be made by ombudsman within a period of 3 months।
from the date of filing of complaint, provided that no award shall be invalidated by the reason alone of the fact that award was made beyond the said period of 3 months. Ombudsman क्या करेगा? Shall send his award to the parties to adjudication to perform the obligation normal. ठीक है, देखो सिंपल सा हुआ है, ये शिकायत हुई, इन्वेस्टर जो था, ठीक है, वो शिकायत लेके गया किसके पास? ओम्बड्समैन के पास। निवेशक ने ओम्बड्समैन के पास शिकायत की, ठीक है। ओम्बड्समैन का जिम्मा है कि कंप्लेंट रिसीव होने के 1 महीने के अंदर उसे क्या करे? म्यूचुअल सेटलमेंट करवा दे। अगर 1 महीने के अंदर क्या है कि ये म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हो पाती, अगर म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हो पाती तो फिर क्या है कि शिकायत मिलने के 3 महीने के अंदर क्या है, 3 महीने के अंदर अपना अवार्ड दे दे, ठीक है, अपना अवार्ड डिसीजन दे दे। और हाँ, ये भी याद रखना है कि मान लीजिए अवार्ड देने में 3 महीने से ज़्यादा लग गए, तो जो भी 3 महीने के बाद भी अवार्ड आया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है अवार्ड, तभी अवार्ड वैलिड ही माना जाएगा अगर ओम्बड्समैन देरी भी कर देता है, ठीक है। और पार्टीज को सबको सुनवाई का मौका देगा ये। नेक्स्ट बेटा कहते हैं इसमें एविडेंस एक्ट नोट टू अप्लाई इन द प्रोसीडिंग बिफोर ओम्बड्समैन। देखिए, इंडियन एविडेंस की जो अपना प्रोसीडिंग होती है, इंडियन एविडेंस के तहत जो कार्रवाई होती है, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ओम्बड्समैन का अपना एक प्रोसीजर होगा, अपने बायलॉज होंगे, अपने एक प्रोसीजर होगा जिससे वो केस का निपटारा करेगा, अपने तरीके से वो केस सुनेगा, ठीक। इंडियन एविडेंस एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होता। पर ध्यान ये रखेगा ओम्बड्समैन कि जो नेचुरल जस्टिस है उसकी वायलेशन ना हो। नेचुरल जस्टिस क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो सुनवाई का मौका है वो सभी पार्टीज को प्रॉपर्ली मिलना चाहिए। इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द ओम्बड्समैन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस अंडर द एविडेंस एक्ट shall not apply and the ombudsman may determine his own procedure consistent with the principles of natural justice। तो क्या कह रहे हैं बेटा कि पहले तो कह रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग चलेंगी बिफोर ओम्बड्समैन, जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस है अंडर एविडेंस एक्ट 1872 जो है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट टू अप्लाई, बट ओम्बड्समैन मे डिटरमाइन हिज ऑन प्रोसीजर। ये याद रखना है, ओम्बड्समैन क्या है कि अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड करेगा, पर ध्यान ये रखेगा जो भी वो प्रोसीजर डिसाइड करे दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो चीज नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ना जाए। मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल जस्टिस बेटा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सभी पार्टीज को सुनवाई का मौका दिया जाए, अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ओम्बड्समैन शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट और whether the proceeding shall be conducted on the basis of document and other material। अब प्रोसीडिंग जो है ओरल चलेगी या ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट चलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? ये डिसाइड करेगा ओम्बड्समैन, ठीक है। प्रोसीडिंग जो है ओरल होंगी या ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट होंगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ओम्बड्समैन। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर एन इन्वेस्टर टू बी प्रेजेंट एट ओरल हियरिंग और प्रोसीडिंग under these regulations and the ombudsman may proceed on the basis of the documentary evidence submitted before him। ठीक है, तो वो क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो खुद अपीयर हो, ठीक है, तो चाहे तो वो क्या है कि ombudsman may proceed on the basis of documentary evidence submitted before him। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे भी क्या है कि ombudsman प्रोसीड आगे कर सकता है। तो वो बात दोबारा आ रही है वकील वाली, लीगल प्रैक्टिशनर वाली। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट द डिफेंडेंट्स और रिस्पोंडेंट एट द प्रोसीडिंग बिफोर द ओम्बड्समैन एक्सेप्ट वेयर लीगल प्रैक्टिशनर हैज बीन परमिटेड टू रिप्रेजेंट द कंप्लेनेंट्स बाय ओम्बड्समैन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंडियन एविडेंस 1872 इस पे अप्लाई नहीं होगा, बट क्या है कि ओम्बड्समैन जो है अपना ओन प्रोसीजर ऑफ एविडेंस डिसाइड कर सकता है। और ओम्बड्समैन बट एक चीज का ध्यान रखेगा कि जो नेचुरल जस्टिस है, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, वो सभी पार्टीज को वो देगा। उसके अलावा ऑरल हियरिंग भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा भी काम चल सकता है। जहाँ पे क्या है कि वो अपीयर नहीं हो सकता, जहाँ ऑरल हियरिंग पे अपीयर नहीं हो सकता, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चलेंगे और जो ओम्बड्समैन है उसको आगे प्रोसीड कर सकता है। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर इसमें अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बट जहाँ पे क्या है कि ओम्बड्समैन खुद अलाउ कर दे लीगल प्रैक्टिशनर
प्रैक्टिशनर को, तो वहां लीगल प्रैक्टिशनर ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट क्या है, रिस्पोंडेंट या कंप्लेनेंट क्या है, अपीयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फाइनलिटी ऑफ अवार्ड एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिव्यू। ये समझ लेना बिल्कुल इजी है। क्या बोलते हैं, जो भी अवार्ड दिया जाएगा, जो भी क्या है ओम्बड्समैन द्वारा डिसीजन दिया जाएगा, वो क्या होगा, फाइनल होगा। जो भी अवार्ड प्रोनाउंस किया जाएगा बाय द ओम्बड्समैन, दैट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड दैट शैल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ द पार्टीज। अगर पार्टीज को इंप्लीमेंट नहीं करती तो आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, subject to provisions of this regulation, an award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। ठीक है, दोनों पार्टीज पे क्या है, जो कंप्लेनेंट है, रिस्पोंडेंट है या डिफेंडेंट है, उन पे ये लागू होगा। An award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। फिर कहते हैं any party agreed by the award on adjudication may within 1 month from the receipt of award under the regulation 17 or corrected award under regulation 18 may file petition before SEBI setting out the grounds for review of the board। तो याद रखना बेटा, अब पहले तो कह रहे हैं कि जो अवार्ड है, क्या है, जो अवार्ड है बाय ओम्बड्समैन, ठीक है, वो क्या है, फाइनल है एंड क्या है, बाइंडिंग है, फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, और दूसरी बात कि कहता है कि अगर पार्टी जो अवार्ड से डिससेटिस्फाइड है, अवार्ड के खिलाफ क्या 1 महीने के अंदर किसके पास जा सकती है, सेबी के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं अपील। बट ये अपील क्या है, फॉर रिव्यू ऑफ पिटीशन, रिव्यू ऑफ अवार्ड है। ठीक है, इसे बोलते हैं पिटीशन फॉर रिव्यू। इसको आप ऐसे याद सकते हैं, पिटीशन फॉर रिव्यू। तो क्या है कि पार्टी जो है, जो असंतुष्ट है डिसीजन से, वो रिव्यू पिटीशन लगा सकती है किसके पास, सेबी के पास, कि हम चाहते हैं कि इस अवार्ड को रिव्यू किया जाए। चलो अब आता है रिव्यू की। सेबी क्या है कि इस डिसीजन को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। केवल तब अगर जहां पे इसको लगता है कि जो जस्टिस है वो बिल्कुल डिनाई हो गया है, देयर इज सब्सटेंशियल मिसकैरियज ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या है कि बिल्कुल ही पार्टीज को डिनाई हो गया है, धक्का हो गया पार्टीज के साथ, या फिर कोई एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये बेटा अच्छे से याद रखना कि सेबी ओम्बड्समैन के डिसीजन को केवल तभी रिव्यू करेगा जहां पे उसको लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, जस्टिस डिनाई हुआ है, या फिर सेबी को लगता है कि यहाँ पे क्या है कि एरर है जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। एरर क्या है, अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। फिर कहते हैं कि वेयर ए पिटीशन फॉर रिव्यू ऑफ अवार्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 इज फाइल्ड बाय ए पार्टी फ्रॉम whom amount mentioned in the award is to be paid to other party in terms of award. Such petition shall not be entertained by SEBI unless party filing the petition has deposited with board 75% of the amount mentioned, 75% of the amount mentioned in the award। तो सीधा याद रखना कि जो अवार्ड आया है ओम्बड्समैन का, उसके खिलाफ अगर पिटीशन लगानी है सेबी के पास, फॉर रिव्यू पिटीशन जिसको बोलते हैं, तो पहले मान लीजिए अवार्ड अगर 10 लाख का आया था कि 10 लाख एक पार्टी को देना था दूसरी पार्टी को एज पर द डिसीजंस ऑफ ओम्बड्समैन, तो 10 लाख का 75% यानी कि 7.5 लाख पहले जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके क्या है कि ये पिटीशन आगे लगाई जा सकती है सेबी के पास। बट जहां सेबी को लगता है कि पार्टी के साथ धक्का आ जाएगा, उसको लगता है कि यार ये वेव कर देना चाहिए, तो सेबी इस पैसे को क्या है कि वेव कर सकती है, भी आप ऐसे करिए, ये पैसा जमा करवाए बिना ही क्या है हमारे पास आ जाइए। प्रोवाइडेड दैट सेबी में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर जो है शिकायतकर्ता जिसके खिलाफ डिसीजन आया है, अगर राइटिंग में देता है कि हाँ कि अब भैया ये हम जमा नहीं करवा पाएंगे, हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो सेबी क्या है जहां उसको सही लगता है तो वो अमाउंट को वेव कर सकती है या रिड्यूस कर सकते हैं, भी आप कम पैसे जमा करवा के भी हमारे पास पिटीशन रिव्यू की लगा दीजिए। सेबी क्या है कि रिव्यू कर सकता है जो अवार्ड आया है, ओम्बड्समैन का जो अवार्ड आया है, उस ओम्बड्समैन के अवार्ड को क्या है कि सेबी रिव्यू कर सकता है एंड पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम एप्रोप्रिएट। जो भी उसको सही डिसीजन लगता है वो दे सकता है। बट सेबी कोशिश ये करेगा कि इसको 45 दिन के अंदर जब पिटीशन लगी है पिटीशन फॉर रिव्यू, उसके विद इन 45 डेज उसको निपटा दे। ठीक है, अवार्ड पास बाय द ओम्बड्समैन शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 month फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटीशन और टिल द रिव्यू पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय बोर्ड। ये बड़ी शानदार बात की है। देखिए जो अवार्ड आया, ठीक है, अवार्ड के क्या है कि 1 महीने के अंदर सेबी के पास जाया जा सकता है।
तो कहते हैं कि अवार्ड जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कब तक? 1 महीने तक, नो वैल्यू। जब अवार्ड आने के 1 महीने तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अवार्ड आने के 1 महीने के अगर अगर पिटीशन लगा दी गई है फॉर रिव्यू, तो जब तक पिटीशन का निपटारा नहीं कर देता सेबी, तब तक भी क्या है कि उसकी वैल्यू नहीं है। 1 महीने का समय तो वैसे ही है कि 1 महीने के समय में क्या है कि जो शिकायत करता है या जो रिस्पॉन्डेंट जो भी था वो जा सकता था सेबी के पास फॉर रिव्यू ऑफ पिटीशन। तो 1 महीने के अंदर अगर वो नहीं गया तो 1 महीने बाद ये ओम्बड्समैन का अवार्ड लागू हो जाएगा। अगर वो चला गया तो जब तक वो पिटीशन का जो रिव्यू पिटीशन का निपटारा नहीं होता सेबी द्वारा, तब तक क्या है इस ओम्बड्समैन के इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर है कि पार्टीज और डायरेक्टर्स शैल इंप्लीमेंट द अवार्ड विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑन रिव्यू और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द रिव्यू पिटीशन। तो इंप्लीमेंटेशन कितने टाइम में हो जाएगा? विद इन 30 days। बोर्ड में डिटरमाइन इट्स ऑन प्रोसीजर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल। ये सेम वही हो गया कि कैसे निपटारा करना है, केस को कैसे सुनना है, ये सेबी खुद डिसाइड करेगा। ठीक है। सेबी में डिटरमाइन हिज ऑन प्रोसीजर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इन द मैटर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ रिव्यू पिटीशन एंड में डिसमिस द पिटीशन, अगर उसको लगता है कि ये सेटिस्फाई जो है ग्राउंड्स को नहीं कर पा रहा। ठीक है। क्या सेटिस्फाई ग्राउंड थे? क्योंकि 2 ही मुद्दों पर क्या है कि सेबी रिव्यू पिटीशन सुनेगा, जहां पे उसको लगता है कि सब्सटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है या फिर क्या है कि एरर है अपरेंट ऑफ द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। तो इसको बेटा आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल है कि क्या है कि अवार्ड जो आया किसका? ओम्बड्समैन का डिसीजन जो आया, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर सेबी के पास जाया जा सकता है। 1 महीने के अंदर सेबी के पास चले गए तो अवार्ड जो आया उसके 1 महीने के अंदर क्या है कि रिव्यू करवाने के लिए क्या है कि पिटीशन लगाई जा सकती है सेबी के पास। ठीक है। और सेबी के पास जाने से पहले क्या है कि 75% जो है अवार्ड का पैसा जमा करवाना पड़ेगा। बट सेबी चाहे उसको अगर सही लगता है, अगर जो रीजन दिए गए हैं राइटिंग में सेबी को, तो सेबी इस अमाउंट को घटा भी सकता है, हटा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। और सेबी कोशिश ये करेगा कि इसका जो निपटारा है वो विद इन 45 days कर दे। इस रिव्यू पिटीशन का निपटारा कोशिश करेगा कि 45 दिन के अंदर कर दे। अगर वो डिस्पोजल हो जाता है इसका, तो जब वो डिस्पोजल होगा, जब सेबी का ऑर्डर आएगा, उसको 1 महीने के अंदर क्या है कि आगे इंप्लीमेंट पार्टी द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और सेबी चाहे इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा कि अवार्ड का जो अवार्ड देगा क्या है? ओम्बड्समैन। ठीक है। ओम्बड्समैन जो अवार्ड देगा उसके खिलाफ क्या है कि रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है सेबी के पास। पर सेबी रिव्यू पिटीशन तभी सुनेगा अगर 2 में से कभी एक चीज हो जाए, जहां पे सेबी को लगता है कि सब्सटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है या क्या है कि कोई एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तभी सेबी क्या है कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा। और रिव्यू पिटीशन लगाने से पहले क्या है कि 75% जो अवार्ड की अमाउंट है वो जमा करवानी पड़ेगी। सेबी इसको घटा भी सकता है, हटा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। और बट जो रीजन है वो राइटिंग में सेबी को दिए जाएंगे। और सेबी क्या है कि केस की कोशिश करेगा कि निपटारा 45 दिन के अंदर कर दे, और जब निपटारा हो जाएगा सेबी ऑर्डर देगा, ऑर्डर को 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक चीज याद रखना कि जब रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी तो जो अवार्ड आया है तो अवार्ड पहले 1 महीने तक लागू नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर 1 महीने के अंदर अपील कर दी गई है, रिव्यू पिटीशन लगा दी गई है सेबी को, तो क्या है कि 1 महीने जब तक वो रिव्यू पिटीशन का निपटारा नहीं होता तब तक भी अवार्ड लागू नहीं होगा। ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है बेटा रेगुलेशन 21। रेगुलेशन 21 इट डील्स विद द कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या आएगा? तो जो कॉस्ट एंड इंटरेस्ट में क्या आएगा कि देखिए ओम्बड्समैन के पास जो डिसीजन गया या सेबी के पास जो रिव्यू पिटीशन आई, जो डिसीजन उन्होंने दिया, तो उसमें वो अमाउंट बता देते हैं कि ये पार्टी को इतनी अमाउंट देगी, इतना ये ब्याज देगी, तो पार्टीज को उस हिसाब से वो चलना पड़ेगा। Ombudsman of the SEBI as the case may be shall be entitled to award reasonable compensation along with interest, including future interest, till the date of satisfaction of award at a rate which may not exceed 1% per month। मैंने मतलब पर मंथ। ठीक है। 1% पर मंथ क्या है कि ब्याज के लिए भी कह सकती है। तो याद रखना एक रीजनेबल कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है सेबी या ओम्बड्समैन, साथ में ब्याज जो फ्यूचर इंटरेस्ट, इतना ब्याज दिया जाएगा। कब तक? जब तक ये अवार्ड सेटिस्फाई नहीं हो जाता, अवार्ड इंप्लीमेंट नहीं हो जाता।
हमने कहा कि पैसा देना भाई इस पार्टी को इतना, ठीक है, विद इतना ब्याज, और वो भी नहीं दिया जा रहा, लेट किया जा रहा, तो 1% पर मंथ तक और ब्याज ठोका जा सकता है। Ombudsman in the case of an award या SEBI in the case of order passed in petition for review as the case may be may determine the cost of proceedings in award and include the same in the award or as the case may be in the order। अब जो डिसीजन देने पे जो खर्चा आया, Ombudsman ने जो अवार्ड प्रोनाउंस किया या रिव्यू पिटिशन के बाद जो डिसीजन दिया किसने, SEBI ने, तो कह सकते हैं कि हाँ भी जो प्रोसीडिंग पे जितना खर्चा क्या है आपको बियर करना पड़ेगा पार्टीज को। Ombudsman of the SEBI may impose cost on complainant for filing complaint and or any petition for review which is frivolous। ठीक है, ये नहीं कि कंपनी या एंटिटी के खिलाफ ही कॉस्ट ठोकी जाएगी। जो निवेशक, जो भी कंप्लेनेंट है, इन्वेस्टर या इन्वेस्टर एसोसिएशन जो फ्रीविलेस कंप्लेंट कर रहा है कंपनी के खिलाफ या इंटरमीडिएट के खिलाफ, और फ्रीविलेस कंप्लेंट के कारण भी उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो SEBI या ओम्बड्समैन कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट इन्फ्लिक्ट कर सकता है पार्टी के ऊपर, और ये कह सकता है कि हाँ ये फ्यूचर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा कल को अगर डिले करते हैं तो, बट वो होगा कितना, 1% पर मंथ मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या है कि पार्टीज जो ये प्रोसीडिंग चलेगी सारी की सारी, उसकी प्रोसीडिंग की कॉस्ट भी क्या है कि इसमें डाली जा सकती है ऑर्डर की कॉस्ट में, ठीक है। और जो कोई पार्टी फ्रीविलेस कंप्लीट करती है उस या पिटिशन लगाती है फॉर रिव्यू फ्रीविलेस, तो उसके ऊपर भी क्या है पेनल्टी लगाई जा सकती है, कॉस्ट इनकर की जा सकती है उसके ऊपर भी। नेक्स्ट है बेटा, अब जो अवार्ड आया, ठीक है, SEBI का जो रिव्यू पिटिशन में अवार्ड आया, डिसीजन आया, या ओम्बड्समैन का जो अवार्ड आया, अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बात की गई है रेगुलेशन 22 में। कहते हैं अवार्ड शैल बी इंप्लीमेंटेड बाय द पार्टी सो डायरेक्टेड विद इन 1 मंथ। जो अवार्ड आया उसके 1 महीने के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो हम पढ़ चुके, ठीक है। ओम्बड्समैन का जो अवार्ड आया या SEBI का जो डिसीजन आया, ठीक है, रिव्यू पिटिशन पे जो डिसीजन आया SEBI का, उसको 1 महीने के अंदर क्या है इंप्लीमेंट किया जाएगा, या फिर जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है बोर्ड द्वारा या, ठीक है, ओम्बड्समैन द्वारा उस टाइम में। इफ एनी पर्सन फेल्स टू इंप्लीमेंट द अवार्ड और ऑर्डर ऑफ द SEBI पास इन रिव्यू पिटिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, उसके साथ क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से याद कर लेना है सारा। क्या ही शैल बी डीम्ड टू हैव फेल्ड टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, माना जाएगा कि वो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट नहीं कर रहा, और उसके खिलाफ क्या है कि 15C के तहत, जो 15C है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्ट मतलब SEBI एक्ट 1992 के तहत किसके खिलाफ क्या है कार्रवाई की जाएगी बेटा, ये होता है कि 1 लाख पर डे और 25 करोड़, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 लाख पर डे था या 25 करोड़ था या 10 करोड़ था, ऐसे था, विचएवर इज लेस था, वो पेनल्टीज पे लगाई जाएगी। 15C में होता है। ही शैल आल्सो बी लायबल फॉर एन एक्शन अंडर सेक्शन 11 सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। SEBI की बात कर रहे हैं एक्ट की, उसका जो सिक्योरिटीज है सस्पेंड कर दी जाएंगी, डिलिस्टिंग कर दी जाएगी सिक्योरिटीज की। बहुत सीरियस केस बन जाएगा अगर सिक्योरिटीज डिलिस्ट कर दी गई, ठीक है, या सस्पेंशन कर दी जाएगी, तुम्हारी सिक्योरिटीज में डीलिंग नहीं होगी, या सिक्योरिटीज क्या कर दी जाएंगी, डिलिस्ट कर दी जाएंगी। और डी बार किया जा सकता है कि तुम भैया सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, डीलिंग ही नहीं कर सकते सिक्योरिटीज में, ठीक है। बीइंग डी बार फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज हो गया। एन एक्शन फॉर सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सच अदर एक्शन परमिसिबल विच मे बी डीम्ड एप्रोप्रिएट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, बट कुछ भी है भी कहते हैं विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। बेटा बिल्कुल सिंपल है कि अगर जो SEBI का जो अवार्ड आया है, रिव्यू पिटिशन पे अवार्ड आया है, या ओम्बड्समैन का जो अवार्ड आया है, ठीक है, उसको अगर नहीं माना तो क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा क्या है कि जो 15C है SEBI एक्ट का, उसके तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है, या 11 सबसेक्शन 4 सेक्शन 11 सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने पर रोक लगाई जा सकती है, सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग करने पर रोक लगाई जा सकती है। तो जो भी परमिसिबल एक्शन है वो सारे लिए जा सकते हैं, बट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर कहते हैं कि डिस्प्ले ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ओम्बड्समैन इन द ऑफिस प्रीमिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। हर एक लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी shall display the name and address of ombudsman as specified by SEBI। देखिए जब आप किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ नंबर लिखा होता है कि हाँ भी अगर आपकी कोई शिकायत है ब्रांच मैनेजर के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ, आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कोई भी लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी shall display the name and address of the ombudsman
as specified by SEBI to whom the complaints are to be made by any agreed person in its offices, it is office premises, in such manner and such place, so that it is put to the notice of shareholders or investors or unit holders visiting the office premises of a listed company or intermediary. The listed company or intermediary in its offer document or client's agreement shall give full disclosure about the grievance redressal mechanism through the ombudsman under this regulation. Any failure to disclose the grievance redressal mechanism through ombudsman under sub-regulation 2 or any failure to display the particular as per sub-regulation 1 shall attract the penal provisions contained in section 15A of the SEBI Act. देखिए सिंपल सी बात कह रहे हैं, दो जगह, एक कहते हैं कि जो प्रेमिसेस होंगे कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के या इंटरमीडिएरी के जो प्रेमिसेस है वहां पे प्रॉपर डिस्प्ले किया जाएगा ऑफिसर में, ठीक है, कि ताकि इन्वेस्टर्स है यूनिट होल्डर्स है जब आए वो इजीली वहां से पढ़ सके। प्लस जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है वहां पे लिखा जाएगा कि कौन सा ऑम्बड्समैन है जिसके पास आप जा सकते हो इन द केस ऑफ शिकायत, इन द केस ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं किया गया, ठीक है, डिस्प्ले नहीं किया गया प्रेमिसेस में, डिस्क्लोज नहीं किया गया ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो क्या कि 15A सेक्शन के तहत सेबी एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है, पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी बेटा। ये आपका था ओम्बड्समैन का टॉपिक। तो दो टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं। एक टॉपिक इसका था हमारा स्कोर का, scores.www.scores.gov.in, जिसमें हम क्या था ऑनलाइन शिकायत फाइल कर सकते थे, और दूसरा हमने पढ़ा ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन में क्या था कि हम शिकायत के लिए जाते हैं, ओम्बड्समैन कोशिश करता है कि प्यार से निपटा दे केस को, अगर नहीं निपट पाता तो फिर क्या है कि वो अपना एडजुडिकेशन करता है, एडजुडिकेट करता है, फैसला अपना देता है। जो फैसला क्या है फाइनल, और जो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमने देख ही लिया क्या कुछ हो सकता है, सर्टिफिकेट वगैरह कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है कि जो ओम्बड्समैन के निर्णय से खुश नहीं है तो 1 महीने के अंदर क्या है कि वो किसके पास जा सकता है सेबी के पास फॉर रिव्यू पिटीशन के लिए। बट सेबी ये एप्लीकेशन को तभी एक्सेप्ट करेगी, पिटीशन तभी एक्सेप्ट करेगी अगर सेबी को लगता है कि हाँ भी जो सब्सटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, या फिर क्या है कि जो एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तभी सेबी ये बात सुनेगी, ठीक है।